लाइव चालू हो गया। हाँ जी, गुड इवनिंग एवरीवन। की हाल चाल है? गेट बंद कर दो मेरे दोस्त। नमस्कार, स्वागत, वंदन, अभिनंदन आप सभी का आज के इस सेशन में। जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट इज द चैप्टर टुडे। आज हम एक सिविक्स का बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही प्यारा, बहुत ही लाजवाब चैप्टर जो है पढ़ने वाले हैं। तो हाउ इज इट गोइंग? क्या मैं आपको दिखाई और सुनाई दे रहा हूं मित्रों? अगर मैं आपको दिखाई और सुनाई दे रहा हूं तो एक बार कमेंट में जरा तेजी से बता देंगे कि यस सर, यू आर ऑडिबल एंड विजिबल। फोन जैसी एक यंत्र होती है हमारे पास, जिस यंत्र में हमारी क्लास चलती है, उस यंत्र को और दिखा दो मुझे। लेकिन ये फोन तो डिस्चार्ज होने वाला है मेरे दोस्त, इसका चार्जर है नहीं हमारे पास। और चार्जर इसलिए नहीं है क्योंकि मैंने वॉच को चार्ज लगा के छोड़ के आओ घर में, 4 घंटे में वो उड़ जाएगी। अरे यार, एक तो यही समस्या है, जीवन के दुख नहीं खत्म होता। रुक जाना बच्चों, आ जाओ, आज जुगाड़ से फोन चार्ज हो जाएगा। चलो भाई, जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट चैप्टर 3 हिस्सों में पढ़ेंगे इस चैप्टर को। मजेदार चैप्टर है, मजा मजा आएगा, यू लव इट, एंजॉय करोगे तुम इस चैप्टर को। कितने लोगों ने पहले पढ़ चुके हो ये चैप्टर? पहले कभी पढ़ चुके हो ऐसा बताओ। पढ़ चुके हो तुम? वाह यार, तुम्हें 10वीं में कितने नंबर आए थे संदीप? हाँ, पूरे पूरे परसेंटेज 65। मैं तुमसे ज्यादा आया था, 68। तुम भी यही हो, मैं भी यही हूँ। तुम क्या मुस्कुरा, तुम्हें ज्यादा नंबर लाना है? तुम्हें यही नहीं रहना, तुम्हें आगे जाना है ना। और चलो आ जाओ मेरे प्यारे बच्चे, चांद तक जाओ, मेरी तो यही दुआ है तुम्हारे लिए। मैं इसीलिए तो मेहनत करता हूँ कि तुम कुछ बनो ना बनो, एक अच्छा इंसान बन जाओ, उसमें तुम मेरे लिए बहुत आगे निकल जाओगे, समझे? चलो आ जाओ। वेलकम 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 टू दी क्लास, वेलकम एवरीवन। चलो भाई, चलो आरंभ में पढ़ा था 90% लाना है, वेरी गुड। सारे बच्चे आ गए? एनसीईआरटी रीड करना है क्या? देखो एनसीईआरटी का ना एक सिस्टम होता है, मैं बता रहा हूं तुम्हें। चैप्टर वैप्टर सब पढ़ लेते हैं, समझ में आ जाता है ना। उसके बाद एक बार एनसीईआरटी में अपने को दौड़ लगाना होती है, मतलब एक बार एनसीईआरटी का आपको क्या करना होता है, रिवीजन टाइप से करना होता है, ठीक है? एक बार एनसीईआरटी का रिवीजन टाइप से करना होता है। ठीक है। तो इसके लिए एक एनसीईआरटी रीडअप जो है वो इंपॉर्टेंट होता है, तो इसलिए एनसीईआरटी पढ़ना है तुम्हें, समझ गए? ठीक, आ जाओ, चलो पढ़ना शुरू करें। जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट। तो इस चैप्टर को अपन क्या करेंगे बाबू? अब मैं ना, सुनो, कल से तुम्हें नए नए लोगों से मिलवाऊंगा क्लास के अंदर ही, ठीक? अब ये मत बोलना सर आप छिपकली के बाद में आप केकड़ा लेके आओगे आप, ठीक है? तो नए नए लोगों से मेरा तात्पर्य यह है कि कल से है ना, जैसे जैसे मुझे टाइम मिलते जाएगा और जैसे जैसे हमारी टीम भी फ्री रहेगी, तो तुम्हें नए टीचर्स से मिलवाऊंगा। जैसे अब क्लास में कितने बच्चे 11th में जाके कॉमर्स लेने वाले हैं, कितने बच्चे ह्यूमैनिटीज लेने वाले होंगे, कितने बच्चे साइंस लेने वाले होंगे? तो 11th 12th में भी तो पढ़ना है ना भाई, ईमानदारी से। जो 11th 12th में ईमानदारी से पढ़ना है, तो ईमानदारी से पढ़ाने के लिए एक बहुत प्यारी सी टीम है हमारी। कितने किन किन टीचर्स को जानते हो तुम 11th 12th के? तो 11th 12th के टीचर्स से तुम्हें मिलाएंगे, बेहतरीन टीचर्स एकदम, जैसे हमें सेम वैसे ही है वो, ठीक? तो उनसे तुम्हें मिलवाया जाएगा कल से।
कभी कभी कोई कोई क्लास में जैसे आएंगे वो। यार अन्नू छिपकली मैंने बाद में सोचा है वो नाम अन्नू छिपकली मजा नहीं आ रहा है, मजा आ रहा है उसी में छिपकली देवी। तो उसका नाम तो छिपकली देवी है, हमने स्कूल में उसका नाम छिपकली देवी लिखवाया है, बस खत्म। अन्नू छिपकली नहीं, छिपकली देवी, ठीक है। चलो 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 शुरू कर रहे हैं अब। गुड। किसी को भी नहीं जानते, चलो कल मिलाऊंगा। एक बच्चा बोला सर उसका नाम चिमकांदी रख देते हैं। चमगादड़ की बहन चिमकांदी। नहीं नहीं, छिपकली देवी इज परफेक्ट। तो जेंडर, रीजन एंड कास्ट। अब आज बेटा इधर ध्यान दे लो जरा ज्यादा। सुन, वो जो तुम्हारी स्कूल में तुम टीचर्स आते ना, टीचर्स को बात में लगा लो, मैडम आपकी साड़ी तो बहुत अच्छी लग रही है, कहां से ली मैडम? मेरी मम्मी के पास भी ऐसा, और एक पीरियड पूरा खत्म कर देते। मैं वो मैडम नहीं हूं लाले, मार मार के तेरा चमगादड़ बना दूंगा। इधर टाइम वेस्ट मत करो, चुपचाप ध्यान दो इधर। तो जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट, तीन एस्पेक्ट में चैप्टर है। तो अपन जेंडर वाला पूरा पार्ट देखेंगे, रिलीजन वाला पूरा पार्ट देखेंगे, और कास्ट वाला पूरा पार्ट देखेंगे। इसमें देखना है क्या सर, जेंडर मतलब पुरुष महिला, रिलीजन मतलब हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई और भी बहुत सारे धर्म, और कास्ट मतलब क्या, जाट ब्राह्मण गुर्जर राजपूत और यादव, ये सारी कास्ट। लेकिन इन सारी चीजों को आप देखोगे किसकी रेफरेंस में, बताएं? इन सारी चीजों को आप देखोगे, इन सारी चीजों को आप देखोगे इन द रेफरेंस ऑफ व्हाट, इन सारी चीजों को आप देखोगे इन द रेफरेंस ऑफ पॉलिटिक्स, ठीक है। इन सारी चीजों को आप पॉलिटिक्स के रेफरेंस में देखोगे। ये पैच है, ठीक है, यही कैच है, यही पेज है कि आपको इन सारी चीजों को पॉलिटिक्स के रेफरेंस में देखना है कि पॉलिटिक्स जो है, तो पॉलिटिक्स जो है, तो पॉलिटिक्स इज गुड और नॉट, ऐसा वाला मतलब कि पॉलिटिक्स जो है तो पॉलिटिक्स का फायदा होगा या नहीं होगा, वो आपको समझना है। क्या चाहिए, क्या फोटो? हाँ हाँ, वो ले लेंगे क्लास के बाद, ठीक है। समझ में आ गया? तो अपन इन सारी चीजों को पॉलिटिक्स के रेफरेंस में देखेंगे कि पॉलिटिक्स का जेंडर में पॉजिटिव रोल है या नेगेटिव रोल है, बताओ, ठीक है। रिलीजन का जेंडर मतलब रिलीजन का पॉलिटिक्स में पॉजिटिव रोल है या नेगेटिव है, या फिर जब पॉलिटिक्स की जाती है रिलीजन के साथ तो उसके फायदे हैं नुकसान है। कास्ट की अगर हम बात करें तो कास्ट का पॉलिटिक्स के साथ में पॉजिटिव होता है या नेगेटिव होता है, ठीक है। तो यही यही सारे एस्पेक्ट्स में अपने को चैप्टर को समझना है। शुरू करते हैं पहले जेंडर, रिलीजन, कास्ट में जेंडर से शुरू करते हैं अपन, ठीक है। तो जेंडर एंड पॉलिटिक्स वाला एस्पेक्ट देखते हैं। अब जेंडर क्या है, तो देखो दो चीजें होती है, एक होता है सेक्स और दूसरा होता है जेंडर। सेक्स जो है ना, तो सेक्स क्या होता है, सेक्स होता है बायोलॉजिकल, सेक्स होता है बायोलॉजिकल। बायोलॉजिकल का मतलब क्या है कि सेक्स में जैसे अगर आप देखोगे ना कि जब एक व्यक्ति पैदा होता है तो वो कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ पैदा होता है, ठीक है। मतलब जैसे कैसे पता चलता है कि लड़का हुआ है, वो लड़का कैसे पता हुआ, तो कुछ देख के पता चलता है ना। वैसे ही जैसे लड़की जन्म लेती तो कुछ फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जिस हिसाब से पता चलता है कि हाँ ये लड़का है लड़की है। तो जब when a person is born with certain physical characteristics तो वो उससे उसका सेक्स डिफाइन होता है कि वो मेल है या फीमेल है, ठीक। बायोलॉजी की क्लास नहीं चल रही लाले, खुश हो रहे थे, बायोलॉजी क्लास चालू हुई, सिविक्स। तो वो तो सेक्स होता है, सेक्स इज समथिंग विच इज अनचेंजेबल, समथिंग विच इज ब्रॉट बाय द बर्थ, ना, वो सेक्स होता है। बट थैंक्स टू साइंस सेक्स भी बदल देते लोगों के आजकल तो। लेकिन मैं जो तुम्हें बता रहा हूं कि सेक्स वो है जो एक बच्चा बाय बर्थ कैरेक्टरिस्टिक लेके आया है, लेकिन जेंडर इज समथिंग विच इज क्रिएटेड बाय द सोसाइटी। अब जैसे मैं बोल रहा हूं कि जेंडर की जब हम बात करें तो मैं बोल रहा हूं कि मेल जेंडर के कैरेक्टरिस्टिक्स बताओ, तो आप बताओगे कि फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ये, तो वो आप जेंडर के कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं बता रहे, वो आप सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स बता रहे हैं। मैं आपसे पूछ रहा हूं जेंडर के कैरेक्टरिस्टिक्स बताओ, तो जेंडर के कैरेक्टरिस्टिक्स में आप बताओगे लड़के, लड़के रोते नहीं है सर, लड़के लड़के तो मजबूत होते हैं, लड़कों को खिलौने में क्या पसंद आते हैं, शेर, चीता, भालू, बंदूक, छिपकली, ये पसंद आते हैं। डॉल थोड़ी ना पसंद आती है लड़कियों को, समझ में आ रहा है? सॉरी, लड़कों को डॉल थोड़ी ना पसंद आती है। तो ये क्या कर रहे हो आप, ये आप जेंडर वाले कैरेक्टरिस्टिक्स दे रहे हो लड़के के। अगर लड़की की कैरेक्टरिस्टिक्स बताऊं, लड़की की जेंडर की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, तो लड़कियां तो सर धीरे धीरे बोलती हैं, लड़कियां तो कमजोर होती हैं, लड़कियां तो रो सकती हैं सर, लड़कियां जो है तो उनको पिंक कलर की डॉल जो है ना वो पसंद आती हैं।
तो ये आपने क्या कर दिया, ये एक लड़की बना दी है, लड़की का एक जेंडर कंस्ट्रक्शन कर दिया है। तो अब एग्जांपल से हटके अगर मैं तुम्हें सेक्स और जेंडर में डिफरेंस बताऊं तो सेक्स इज समथिंग विच इज बायोलॉजिकल इन नेचर, बट जेंडर इज दी सोशल एक्सपेक्टेशंस, जो हम समाज के आधार पर, लड़का है तो लड़का ऐसा होगा, लड़की है तो लड़की ऐसी होगी, वो जो पैरामीटर्स बनाते हैं ना, उन पैरामीटर्स को क्या कहा जाता है, उन पैरामीटर्स को जैसे अगर आप समझोगे तो उन पैरामीटर्स को हम जेंडर के बेसिस पे बनाते हैं। ठीक है, उन पैरामीटर्स को अपन जेंडर के बेसिस पे बनाते हैं, समझे? अरे समझ में आया? समझ में आया? एक बच्चा बोल रहा है सर, लड़की के आप जेंडर की कैरेक्टरिस्टिक पूछोगे तो लड़की बहुत ओवर एक्टिंग करती है सर। परेशान है ये लड़का, आर्यन पाल। मर्द को दर्द नहीं होता सर, ये कैरेक्टरिस्टिक है मर्द की। मर्द को दर्द होता है, बस मर्द अपना दर्द जो है ना झलका नहीं सकते हैं, और जब वो झलकाना बंद कर देते तो यही कैरेक्टरिस्टिक है एक मेल जेंडर की। और ये इनहेरिट नहीं होती है, तो हम बना देते हैं ना मेरे दोस्त। मर्द है तो दर्द तो है, लेकिन वो दर्द झलका नहीं सकते, आप आंसू गिरा नहीं सकते हो, आप जाहिर नहीं कर सकते हो। और ऐसे धीरे धीरे एक मर्द के अंदर का बच्चा मर जाता है। जब हम छोटे रहते तो रो देते थे भाई, छोटे पे नहीं सोचता था आदमी। मम्मी बोल रही बेटा लड़के हो रोते नहीं हो, और जोर से रोते थे। लेकिन वो जब मम्मी बार बार बोलती है ना बेटा तू तो लड़का है तो तेरे को नहीं रोना चाहिए, तो वो धीरे धीरे उस बच्चे के अंदर वो लड़का बनने लगता है, उस लड़के के अंदर वो मर्द बनने लगता है। समझे? चलो, तो ये सेक्स और जेंडर आर टू डिफरेंट थिंग्स जिनको हम इंटरचेंजेबली यूज करते हैं, लेकिन वी कैन नॉट यूज देम इंटरचेंजेबली। सेक्स इज समथिंग विच इज बायोलॉजिकल, जेंडर इज समथिंग विच इज बेस्ड ऑन दी सोशल एक्सपेक्टेशंस। और इसी सोशल एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से आप देखोगे तो जेंडर रोल्स डिफाइन हो गए। मेल के अलग रोल्स हैं, फीमेल के अलग रोल्स हैं। अब मेल्स और फीमेल के कैसे रोल्स डिफाइन हो गए, तो सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर इज बीइंग ऑब्जर्व्ड इन दी सोसाइटी। देखो पूरा एक फ्लो में पढ़ना, आप देखोगे तो जेंडर को जब आपने डिफाइन करा कि मेल के ये कैरेक्टरिस्टिक्स है, फीमेल के कैरेक्टरिस्टिक्स है, तो इसी जेंडर कंस्ट्रक्शन के हिसाब से क्या होता है, इसी जेंडर कंस्ट्रक्शन के हिसाब से देयर इज सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर इन दी सोसाइटी। समाज में सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर आपको देखने को मिलेगा। अब ये जो सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर है ये क्या है, तो ये सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर जो ये है कि अगर घर के बाहर के काम है, जैसे तो पेड वर्क है, कोई फैमिली के लिए कमा के लाना है, सब्जी लेके आना है, ये सारा काम करना है, तो घर के बाहर के सारे काम कौन करेंगे, पुरुष करेंगे। ठीक है, घर के बाहर के सारे काम पुरुष करेंगे, और घर के अंदर के जो काम है वो कौन करेंगी, महिलाएं करेंगी। जैसे बच्चों का ध्यान रखना है और बच्चों का टिफिन बनाना है, उनको स्कूल के लिए रेडी करना है, तो ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज फीमेल की रहेगी। तो ऐसे आप क्या देख रहे हो, मेन और वुमेन जो है, तो मेन और वुमेन के बीच में क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज को डिवाइड किया गया है। और ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज को डिवाइड किया गया है इसी को सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर कहते हैं। ठीक है भाई साहब, आपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज डिवाइड कर दी, चलो मान लिया, हर जगह होता है, स्कूल में भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज डिवाइड होती कि कुछ टीचर्स ये सब्जेक्ट पढ़ाएंगे, कुछ टीचर्स वो सब्जेक्ट पढ़ाएंगे, कुछ प्रिंसिपल होंगे, कुछ क्लीनिंग वाले स्टाफ होंगे, तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज डिवाइड करना ही पड़ती है। यहाँ पे भी अगर रिस्पॉन्सिबिलिटीज डिवाइड कर दी कि मेन को घर के बाहर का काम दे दिया, विमेन को घर के अंदर का काम दे दिया, तो क्या गलत किया, क्या गलत किया? ठीक है, लेकिन इसमें गलती क्या हो गई कि जब आपने विमेन को घर तक सीमित रख दिया ना, डोमेस्टिक स्फीयर तक सीमित रख दिया, और मेन को बोल दिया जा सिमरन के पापा तू तो आजाद है, तो जब आपने विमेन को घर तक सीमित रख दिया और मेन को घर के बाहर निकाल दिया, तो उस घर के बाहर निकाल दिया मतलब आजादी दे दी, तो इससे हुआ क्या ना कि पब्लिक डोमेन में मतलब घर के बाहर विमेन का रोल बड़ा ही रिस्ट्रिक्टेड रह गया। विमेन पॉलिटिक्स में आगे नहीं आ पाई, विमेन कह सकते ना, जहां पे मॉनेटरी टर्म्स की बात होती है, पैसे कमाने में विमेन आगे नहीं आ पाई। तो ये एक बड़ी दिक्कत हुई, जब आपने विमेन को घर तक सीमित रख दिया तो पब्लिक डोमेन में विमेन का जो रोल था, पब्लिक डोमेन में विमेन का रोल कम हो गया, प्राइवेट डोमेन तक ही विमेन रह गई सीमित। विमेन को बोल दिया तुम घर का ही काम करो, तुम घर के अंदर ही रहो, हाउस होल्ड वर्क का बर्डन वगैरह सब तुम्हारे ऊपर रहेगा। अब क्या होगा कि महिलाओं को फिर धीरे से रियलाइज हुआ, स्कैम कर दिया पुरुषों ने स्कैम कर दिया पुरुषों ने। क्यों, कहानी समझ में आ रही ना? तो ड्यू टू दी जेंडर डिवीजन ऑफ लेबर, विमेन वर रिस्ट्रिक्टेड टू दी प्राइवेट डोमेन ओनली।
अब जब वो प्राइवेट डोमेन तक ही सीमित रह गई तो उनका पॉलिटिक्स में कंट्रीब्यूशन जीरो, उनका पब्लिक लाइफ में कंट्रीब्यूशन जीरो। और इस कारण से क्या है कि उनके हक की बात सबसे आखिरी में, उनके लिए भी हक होते हैं क्या? कोई कोई हक नहीं होते। पुरुषों ने अपना दबदबा बना लिया। मैं पूरा पैटर्न समझा रहा हूं तुम्हारा। तो इसी के चलते जब महिलाओं को रियलाइज हुआ, अरे हमारे साथ तो स्कैम हो गया, महिलाओं को रियलाइज हुआ कि हमारे साथ तो स्कैम हो गया, तब महिलाओं ने आवाज उठाई। क्या आवाज उठाई? कि हमें भी बराबर का हिस्सा चाहिए, हमें भी पब्लिक डोमेन में भी रोल चाहिए, प्राइवेट डोमेन में भी रोल चाहिए। ठीक है, तब महिलाओं ने क्या करी? आवाज उठाई। ठीक है, और इस आवाज उठाने को ही कहा गया फेमिनिस्ट मूवमेंट्स। ठीक है, तब महिलाओं ने आवाज उठाई और इस आवाज उठाने को ही कहा गया फेमिनिस्ट मूवमेंट्स। समझ में आया? तो दे डिमांडेड इक्वल राइट्स एंड अपॉर्चुनिटीज। तो विमेन ने आवाज उठाई क्या कि उन्हें भी इक्वल राइट्स। तो अराउंड द वर्ल्ड आप देखेंगे देयर वाज अ मूवमेंट स्टार्टेड व्हिच डिमांडेड इक्वल राइट्स इन द पब्लिक एंड प्राइवेट डोमेन। ठीक है, कि पुरुष भी घर के काम भी करे, ऐसा नहीं है कि लाड़ा साहब आए बड़े। ठीक है, पुरुष भी घर के काम करे और पब्लिक डोमेन में महिलाओं को भी मौका मिले। ठीक है, तो ड्यू टू द फेमिनिस्ट मूवमेंट देयर वाज द राइज इन डिमांड फॉर इक्वल राइट्स एंड अपॉर्चुनिटीज अराउंड द वर्ल्ड बाय विमेन। ठीक है, और महिलाओं ने फिर अपने आप को पॉलिटिकली एक्सप्रेस करना शुरू किया। तो पॉलिटिकल एक्सप्रेशन कैसे? कि वो चुनाव में लड़ना शुरू करती हैं, वो पब्लिक डोमेन में जाती हैं। वो ये नहीं चाह रही थी कि पुरुष को दबा दो, वो ये चाहती थी कि महिला और पुरुष दोनों को बराबर का हिस्सा मिले। ठीक है, तो पॉलिटिकल एक्सप्रेशन ऑफ जेंडर डिवीजन एंड पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन हेल्प टू इंप्रूव द विमेन्स रोल इन पब्लिक लाइफ। और जब ये आवाज उठी तो आपको देखने को मिलता है स्कैंडिनेवियन कंट्रीज जो है, मतलब वो कंट्रीज जैसे नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, इन देशों में महिलाओं का पार्टिसिपेशन बहुत अच्छा है पब्लिक लाइफ में। ठीक है, यहाँ पे मेल और फीमेल के बीच में किसी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, मेल और फीमेल जो है तो वो एट पार है। हमारी सोसाइटी में क्या हो रहा है सर? ये तो हमने कहानी देख ली कि जेंडर डिवीजन के कारण महिलाएं पीछे रह गई। जब उनको रियलाइज हो रहा है पीछे रह गए, फेमिनिस्ट मूवमेंट चालू हुए। फेमिनिस्ट मूवमेंट क्या है? तो दोस टाइप ऑफ मूवमेंट्स वेयर विमेन डिमांडेड इक्वल राइट्स एंड अपॉर्चुनिटीज। ठीक है, और जो इंसान इक्वल राइट्स एंड अपॉर्चुनिटीज में विश्वास रखता है कि हाँ मेल फीमेल दोनों के ही इक्वल राइट्स होना चाहिए, उस इंसान को क्या कहा जाता है? उस इंसान को कहा जाता है एक फेमिनिस्ट पर्सन कहा जाता है। तो इस फेमिनिस्ट व्यक्ति, जब फेमिनिस्ट लोगों ने आवाज उठाई तो उससे विमेन का पॉलिटिकल एक्सप्रेशन शुरू हुआ। और पॉलिटिकल एक्सप्रेशन शुरू होने से आपको क्या देखने को मिलता है कि कहीं ना कहीं उनकी स्थिति सुधरी है। खास करके स्कैंडिनेवियन कंट्रीज में आपको एक एग्जांपल देखने को मिलता है। क्या यहां तक चीजें क्लियर है? बताओ, जल्दी बता दो जरा तेजी से, बताओ बताओ। भैया आप घर का काम करते हो? अब मैं पूरा घर संभाल सकता हूँ। क्या समझ रहा है तू? लाला मत रहना इस चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में। लड़कियों से ज्यादा अच्छा काम कर देता हूं मैं घर का। ऐसा झाड़ू पोछा लगाता हूँ ना, चमका देता हूँ फ्लोर। बताओ। स्टीरियोटाइप मतलब क्या होता है ना, कि अवधारणाएं बना लेना। अवधारणाएं, अब बोलोगे अवधारणाएं क्या होता है? जैसे एक मोहल्ले का बच्चा जो है गंदा घूमता है, मतलब कपड़े वपड़े साफ नहीं पहनता, गंदा ऐसे नहाता वाता नहीं है, बाल खराब हो रहे हैं और घूम रहा है। तो एक बच्चा अगर आपने वैसा देखा, दूसरा बच्चा भी वैसे ही देख लिया, तो आप बोलोगे इस मोहल्ले के सारे बच्चे गंदे हैं। तो वो स्टीरियोटाइप बनाना होता है कि जब आप कुछ सैंपल्स के बेसिस पे एक परसेप्शन बनाते कि सभी ऐसे होंगे। ठीक है, क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? समझ में आया कि नहीं? क्लियर हुआ? मतलब एक बड़ी वैसी सी चीज है क्या कि हम प्रोग्रेसिव बात करते हैं किस चीज की, कि हमें लड़कियों को इंडिपेंडेंट बनाना है, ये सारी चीजें। तो वो बहुत अच्छी बात है कि समाज क्या हो रहा है, आगे बढ़ रहा है किस टर्म्स में? इक्वालिटी के टर्म्स में, कि हमें लड़कियों को इंडिपेंडेंट बनाना है, उन्हें पढ़ाना है। लेकिन प्रोग्रेसिवली और इक्वालिटी, नहीं यार मैंने क्या पढ़ा था, हाँ अब ध्यान आया, कि जैसे हम ऐसी बात करते हैं ना कि हमें लड़कियों को भी सशक्त बनाना है, उन्हें पढ़ाना है, उन्हें काम पे जाने देना है। तो हम यहाँ पे प्रोग्रेसिव समाज की बात कर रहे हैं, और हम वी आर लुकिंग फॉरवर्ड कि इक्वालिटी ऐसे आएगी कि जब हम लड़कियों को भी सशक्त बनाएंगे। लेकिन एट द सेम टाइम हमें ये भी देखना होगा कि हमें लड़कों को भी सेंसिटिवाइज करना है इस चीज को लेकर कि
लड़की आगे बढ़ रही है वहां तक ठीक है, लेकिन लड़के जो हैं तो वो अपने साथ की लड़कियों को भी बराबर कंसीडर करें। कैसे बराबर कंसीडर करें कि घर के बाहर तो आप लड़की को मौका दे रहे हो, लेकिन घर के अंदर भी जो लड़के हैं उनको भी ट्रेन करने की जरूरत है कि कुछ काम सिर्फ महिलाओं के नहीं होते हैं। जैसे क्या होता है ना, डबल बर्डन आता है विमेन के ऊपर। जो महिलाएं पढ़ लिख ली, काम कर रही हैं, आगे बढ़ रही हैं, प्रोग्रेसिव हो रही है, समाज ने उनको आगे तो बढ़ाया, लेकिन घर आके अगर खाना सिर्फ लड़कियां ही बनाएंगी तो वो क्या है ना कि आप प्रोग्रेसिव तो सोच रहे हो लेकिन इक्वालिटी के टर्म्स पे नहीं सोच रहे हो। तो लड़कियों के साथ साथ हमें लड़कों को भी सशक्त बनाना है कि वो लड़के जो हैं वो इक्वालिटी के बारे में सोचे, ऐसा। चलो, ठीक है। जो लड़के रोते हैं उनको क्या बोलेंगे? लड़के ही बोलेंगे, क्या बोलेंगे? कितनी बात करता है यार। चलिए चलिए, अभी समझा रहा हूं, वही पढ़ा रहा हूं मैं तुम्हें कि इट्स ओके कि अगर आप लड़के हो तो भी रो सकते हो, ऐसा नहीं है। पत्थर नहीं बनना है दोस्त। तो डिसएडवांटेज, डिस्क्रिमिनेशन एंड ऑपरेशन फेस्ड बाय वुमेन। तो अब हमने ये तो देख लिया कि फेमिनिस्ट मूवमेंट चालू हुआ सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर के चलते, और वुमेन के पॉलिटिकल एक्सप्रेशन से कहने का वुमेन की स्थिति जो है वो क्या है, वुमेन की स्थिति जो है वो बेटर हुई है पब्लिक डोमेन में। अब बात करते हैं किस चीज की, अब बात करते हैं अपन, लेकिन सबको सब कुछ नहीं मिलता ना। स्कैंडिनेवियन कंट्रीज में, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज मतलब क्या है कि वो जो नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड वो कंट्रीज है ना, उनका जो उन कंट्रीज का जो एरिया, उस पूरे एरिया को स्कैंडिनेवियन पेनिनसुला कहा जाता है, इसके लिए स्कैंडिनेवियन कंट्रीज कहा जाता है। तो वहां की वाह वाह ठीक है, वहां तो बहुत अच्छी कहानी है। लेकिन इंडिया जो है ना, तो इंडिया इज स्टिल अ मेल डोमिनेटेड पेट्रियार्कल सोसाइटी। लेकिन अगर हम हमारे देश भारत की बात करें तो हमारा देश आज भी मेल डोमिनेटेड पेट्रियार्कल सोसाइटी है, कि जहां पे पुरुष प्रधान समाज की व्यवस्था आपको देखने को मिल रही है कि हेड ऑफ द फैमिली हमेशा क्या होता है, हेड ऑफ द फैमिली फादर होते हैं, मेल ही होता है। अगर पापा चले गए तो जो लड़का है वो हेड ऑफ द फैमिली बन जाता है एक तरह से, ठीक है। तो आज भी हम जैसे देख रहे हैं तो इंडिया इज स्टिल अ मेल डोमिनेटेड पेट्रियार्कल सोसाइटी। तो उसके चलते क्या है, इंडिया में आप देखोगे तो विमेन मल्टीपल टाइप ऑफ डिसएडवांटेजेस, डिस्क्रिमिनेशन एंड ऑपरेशन फेस करती है। अब मेरी बात समझना, ये क्वेश्चन बन के आता है, ये चांद, सितारे, फूल और शबनम, ठीक है, सब इस पे लगा दिए मैंने। तो यहां पे क्वेश्चन बनता है कि व्हाट आर द डिफरेंट डिफरेंट एस्पेक्ट जहां पे विमेन डिस्क्रिमिनेशन फेस करती है। तो सबसे पहला एस्पेक्ट तो क्या है, एजुकेशन की अगर बात कर रहे हैं तो विमेन का लिटरेसी रेट मात्र 54% है, एंड इट इज मच लोअर देन दी मेन। मेन का लिटरेसी रेट 76% है, ठीक है। तो विमेन आर बीइंग डिस्क्रिमिनेटेड व्हेन कंपेयर्ड विद द मेन, ठीक है। एंड मेनी गर्ल्स ड्रॉप आउट एज पेरेंट्स इन्वेस्ट मोर इन बॉयज एजुकेशन, ठीक है। तो बहुत सारी लड़कियां जो हैं तो क्या करती हैं, क्या बोल सकते हैं ना कि ड्रॉप आउट करती है, पढ़ नहीं पाती, अपनी पढ़ाई पूरी कंप्लीट नहीं करती है, उनकी शादी करवा दी जाती है फिर कुछ कुछ। क्यों? क्योंकि आपको समझना होगा, क्योंकि पेरेंट्स प्रेफर टू स्पेंड मोर ऑन देयर मेल चाइल्ड। उनको लगता है कि लड़का जो है हमारे बुढ़ापे का सहारा बनेगा। उन्हें पता ही नहीं उनका लड़का तो किसी लड़की को लेकर फुर हो जाएगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि लड़के जो रहते हैं तो लड़के ही हमेशा क्या करेंगे, सहारा देंगे बुढ़ापे में। लड़कियां सक्षम होगी वो भी साथ देगी, ठीक है। लेकिन जो मेल चाइल्ड ऑब्सेशन है ना हमारे समाज में, उस समाज के चलते क्या होता है कि विमेन जो है उसको उस पर पैसा खर्च करना नहीं चाहते हैं फीमेल्स पे, और इसलिए लिटरेसी रेट विमेन का कम होता है। तो यहां एक डिस्क्रिमिनेशन फेस करी महिलाएं। दूसरा फिर क्या है, विमेन वर्क लॉन्गर आवर्स देन मेन बट मच ऑफ देयर वर्क इज अनपेड एंड अंडर वैल्यूड। जैसे मैं बताया ना, डबल बर्डन। मम्मी है आपकी, मम्मी काम पे जाती तो आप देखना कि सुबह मम्मी घर का भी काम पूरा निपटाएगी, फिर काम पे जाएंगे, फिर काम पे से आके घर का काम भी संभालेंगी। लेकिन पापा अगर काम पे जा रहे हैं तो पापा को सिर्फ काम करके आना है, घर का लोड नहीं है पापा को बाहर का ही लोड है, ऐसा, ठीक है। तो क्या होता है कि विमेन जो है तो विमेन काम भी कर रही है, पुरुष से ज्यादा काम कर रही है, लेकिन उसके बावजूद भी दे आर अनपेड एंड अंडर वैल्यूड। कभी देखा है तुमने ऐसा कि मम्मी जो तुम सबके लिए काम करती है उसका अगर तुम कैलकुलेशन लगाने बैठोगे तो आज तक कितने लाखों रुपए का काम उन्होंने तुम्हारे लिए फ्री में कर दिया होगा। वही काम तुम किसी मेड से करवाओ, ठीक है, साफ सफाई का काम जो है वो किसी मेड से करवाओ, ठीक, खाना बनाने का काम जो किसी मेड से करवाओ तो पैसे लेगी ना, वो वैसा रहता है। किसी हेल्पर से करवाओ वो पैसा लेगा। तो विमेन यहां पे डिस्क्रिमिनेशन और डिसएडवांटेज फेस करती है कि दे आर बीइंग पेड लेस और अंडर वैल्यूड रहता है उनका वर्क। तीसरी चीज जहां विमेन डिस्क्रिमिनेशन फेस करती है, इक्वल रेम्यूनरेशन एक्ट। इक्वल रेम्यूनरेशन एक्ट क्या होता है कि सबको समान रूप से पैसा मिलना चाहिए, इक्वल रेम्यूनरेशन मिलना चाहिए। तो इस इक्वल रेम्यूनरेशन एक्ट के चलते क्या है कि विमेन आर स्टिल पेड लेस देन मेन फॉर द सेम वर्क, ठीक है। महिलाएं जो काम कर रही होती है उस सेम काम के लिए महिलाओं को क्या दिया जाता है, कम पैसा दिया जाता है व्हेन कंपेयर्ड विथ द मेन, ठीक है। तो जो काम महिलाएं करती है उन काम के अलावा
मतलब जो काम महिलाएं कर रही है वही काम अगर पुरुष भी करते हैं। जैसे इसका बहुत अच्छा एग्जांपल देता हूं, अब तो हमारी इंडियन क्रिकेट टीम में इक्वालिटी ले आए, नहीं तो पहले क्या था, इंडियन क्रिकेट टीम में मेल भी इंडियन क्रिकेट टीम में मेल है और इंडियन क्रिकेट टीम में फीमेल भी है। तो इंडियन क्रिकेट टीम के मेल की सैलरी ज्यादा थी, मेल इंडियन क्रिकेटर्स की, और फीमेल की सैलरी कम थी। अभी 1-2 साल पहले ही हमने इक्वालिटी लाए हैं, ठीक है। नहीं तो अब ये बताओ, ये भी इंडिया की टीम के लिए क्रिकेट खेल रहे हैं और ये भी इंडिया की टीम के लिए ही क्रिकेट खेल रही है। इन्होंने भी वर्ल्ड कप लाया तो लड़कियों ने भी लिया है, हमारी लड़कियां लड़कों से कम है क्या? ठीक है। लेकिन ये एक डिस्पैरिटी थी, एक समस्या थी, एक विडंबना थी कि महिलाओं को सेम काम करने के बावजूद भी उनको पैसा कम मिलता था, डिस्पाइट द फैक्ट कि एक लॉ है कि आपको सबको पैसे बराबर देना है। अगर एक काम के लिए किसी को इतना पैसा दे रहे हो तो किसी को आप जेंडर, कास्ट, रिलीजन के बेसिस पे कम पैसा नहीं दोगे। लेकिन क्या होता है, लेकिन आपको देखने को मिलता है कि विमेन वर बीइंग पेड लेस देन द मेन। ये और ये बड़े बड़े, तुम क्या बोलते हो सिनेमा को, क्या बोलते हो तुम, बॉलीवुड जो है सिनेमा की इंडस्ट्री, इसको अपन बहुत प्रोग्रेसिव मानते हैं कि खुले विचार वाली इंडस्ट्री है ये इंडस्ट्री भी जैसे देखा है ना, तो यहाँ पे रूट्स में सारी इंडस्ट्री में पेट्रियार्की बसी हुई है। मेल एक्टर्स जो रहते हैं उनको हमेशा पैसे ज्यादा मिलते हैं फीमेल एक्टर्स से। क्यों? फीमेल एक्टर्स का रोल नहीं होता है, कैसे रोल नहीं होता है, रोल होता है, फीमेल एक्टर्स का भी इंपॉर्टेंट रोल होता है, लेकिन 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 क्या वही सिस्टम है, समझ में आया? तो ये यहाँ विमेन डिस्क्रिमिनेशन फेस करती है। चौथा पॉइंट ऑफ डिस्क्रिमिनेशन क्या है कि हमारी कंट्री में आप देखते हो देयर आर प्रॉब्लम्स लाइक सेक्स सेलेक्टिव अबॉर्शन, ठीक है। उसका एग्जांपल देखो यहाँ पे कि कहीं कहीं पे क्या होता है, मेल फीमेल रेशियो अगर देखोगे ना, जिसको हम सेक्स रेशियो कहते हैं, तो सेक्स रेशियो बहुत कम है। अगर इसको 1000 के कंपैरिजन में देखोगे तो कुछ कुछ स्टेट्स में ये क्या है, बिलो 875 भी है। मतलब 1000 मेन के कंपैरिजन में मात्र 875 विमेन है। अब इसी को तुम कर दो, अगर 1 करोड़ लोग हैं तो मात्र 87,50,000 विमेन है। तो ये जो बहुत सारा 10-12 लाख लोग लड़के जो रह गए उनकी तो शादी ही नहीं हो पाएगी। तभी तुम्हें बाबा लोग जो है तो मेल बाबा लोग ज्यादा दिखते हैं, समझ में आया? मेल बाबा लोग ज्यादा दिखते हैं। तो देयर आर प्रॉब्लम्स लाइक सेक्स सेलेक्टिव अबॉर्शन, ठीक है, देयर आर प्रॉब्लम्स लाइक सेक्स सेलेक्टिव अबॉर्शन, लो चाइल्ड सेक्स रेशियो, ठीक है। लो चाइल्ड सेक्स रेशियो मतलब कि पेरेंट्स प्रेफर टू हैव मोर मेल चाइल्ड। तो इसके 2 पॉइंट बना सकते हो यहाँ पे आप चाहो तो, इनफेक्ट ये 2 पॉइंट से बन जाएंगे। साथ ही साथ क्या है, विमेन और भी जगह डिसएडवांटेज और डिस्क्रिमिनेशन फेस करती है, अपने घर में डिसएडवांटेज डिस्क्रिमिनेशन फेस करती है। कैसे घर में डिसएडवांटेज और डिस्क्रिमिनेशन फेस करती है? तो महिलाएं जो है तो वो डोमेस्टिक वायलेंस, हरासमेंट और ये सारी चीजें महिलाएं फेस करती है, ठीक है। उनका ऑपरेशन होता है, एक तरह से क्या है, डराया धमकाया जाता है, ऑपरेशन का मतलब ये है, ठीक है, उनको डराया धमकाया जाता है। तो ये कुछ पैरामीटर्स है जहां पे विमेन डिस्क्रिमिनेशन डिसएडवांटेज फेस करती है। क्या आपको ये समझ में आया? बताओ, क्लियर हुआ? जल्दी बताओ। राजस्थान में भी जैसे अगर आप देखोगे तो सेक्स रेशियो 876 से 900 के बीच में है। बेचारा जेठालाल गर्दन हिला रहा है, वो जेठालाल इसीलिए गर्दन हिला रहा है कि ये कम सेक्स रेशियो के चलते, ये जो मेल फीमेल का सेक्स रेशियो कम है, ठीक है, इसी के चलते हमारा हमारा जो पोपटलाल है उसकी पोपटलाल की शादी नहीं हो पाई है ना। हाँ बोलो, हाँ हाँ, देखा, हाँ बोल रहे हो, समझ गए? घर में भी होता है, हाँ। सेक्स रेशियो पर क्वेश्चन आता, मतलब ऐसे कोई नंबर नहीं पूछेंगे आपसे, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि हाँ, एक प्रॉब्लम ये है कि सेक्स सेलेक्टिव अबॉर्शन के कारण कंट्री का सेक्स रेशियो पूरा बिगड़ा पड़ा है। और कहीं कहीं आप देखोगे ना, कुछ कंट्रीज में पॉजिटिव है फीमेल सेक्स रेशियो, जो पॉजिटिव है विद कंपेयर टू द मेल, ठीक है, कि महिलाएं ज्यादा हैं पुरुष कम है। आ जाओ, अब अपन आते हैं किस पे, विमेन्स पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन। देखो हमारा कंसेप्ट लाइफ को लेकर और चैप्टर को लेकर बड़ा सिंपल है कि समस्या पे नहीं मेरे दोस्त, समाधान पे फोकस करना है ना। समस्या तो देख लिया आपने, तरह तरह की समस्याएं थी, समाधान क्या है ये बताओ आप। तो सोल्यूशन इज हियर, सोल्यूशन इज हियर। तो सोल्यूशन में क्या है कि विमेन्स पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन पे फोकस करते हैं। विमेन का पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन इज द ओनली सोल्यूशन, कि अगर महिलाओं को क्या करा जाएगा, जब पॉलिटिकली रिप्रेजेंट किया जाएगा, जब उनका पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन होगा तो उससे चीजें क्या हो जाएगी, बेटर हो जाएगी, उससे चीजें जो हो जाएगी रिजॉल्व हो जाएगी। आ जाओ, विमेन्स पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन पे फोकस करते हैं। तो जब महिलाएं की स्थिति खराब है तो सुधारेगा कौन? महिलाएं खुद सुधारेगी। कैसे? जब महिलाओं के पास पावर आएगी। तो एक एग्जांपल के तौर पे जब आप विमेन लीडर्स को बनाओगे तो विमेन लीडर्स विमेन इश्यूज को तो पहले रखेगी ना अपने सामने। तो वैसे अगर आप विमेन्स पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन की बात करोगे तो इट इज वेरी लो, जैसे 14.36% ही विमेन है लोकसभा में, और 5% से भी कम ही स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज में
विमेन इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं। तो अब आप इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करोगे? तो अगर आप जैसे देखोगे तो हमने 1992 में, ध्यान करो, सिविक्स का चैप्टर फेडरलिज्म वाला पढ़ा था। 1992 में हमने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज लाके विमेन की पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करने के लिए लोकल लेवल पे, ध्यान है, रूरल लोकल गवर्नमेंट में 1/3 सीट जो है वो विमेन के लिए रिजर्व कर दी थी। तो इट शुड बी लीगली बाइंडिंग टू हैव फेयर शेयर ऑफ विमेन इन इलेक्टेड बॉडीज में विमेन का फेयर शेयर होना चाहिए। दैट इज, हमने 33% सीट जो है लोकल गवर्नमेंट बॉडीज में रिजर्व कर दी थी विमेन के लिए 1992 में। तो ये एक प्रोग्रेसिव स्टेप था कि कैसे महिलाओं की समस्या को रिजॉल्व करना, तो महिलाओं को सशक्त करना होगा, और वो कब होगा? पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन से होगा, जो कि कम है स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज में और नेशनल लेवल पे लेजिस्लेटिव असेंबली में, मतलब जैसे लोकसभा में और जो अलग अलग स्टेट्स की जो विधानसभाएं होती है, ठीक है, उनमें कम है, तो परसेंटेज बढ़ाना होगा। और बहुत समय तक ये नेशनल लेवल और स्टेट लेवल पे रिजर्वेशन था ही नहीं, सिर्फ लोकल लेवल पे था। लेकिन फिर क्या होता है, 2023 में आपकी बुक अपडेट हो गई है, नारी शक्ति वंदन अधिनियम, विमेन्स रिजर्वेशन एक्ट, जो बिल पेंडिंग था उसको लॉ बना दिया। और ये लॉ जो है अब विमेन को 33% रिजर्वेशन देता है, ठीक है, विमेन को 33% रिजर्वेशन देता है लोकसभा में, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में और दिल्ली असेंबली में। और ये लागू कब से होगा? आने वाले चुनाव से लागू होगा, ठीक है। तो 33% रिजर्वेशन अब विमेन को मिलेगा, स्टेट लेवल और नेशनल लेवल पे भी मिलने लगेगा, ठीक है। तो ये क्या है, ये एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव, एक बहुत अच्छी पहल है सरकार की तरफ से, जिसमें आपको क्या देखने को मिल रहा है कि विमेन के पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन से उनकी सिचुएशन सुधरेगी। अब कंक्लूजन निकालें अगर, तो जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट पढ़ रहे हैं अपन, तो जेंडर में जब पॉलिटिक्स या फिर पॉलिटिक्स में जब जेंडर को हाईलाइट किया जाएगा तो उसके पॉजिटिव साइड्स हैं, उसके फायदे हैं, उसके एडवांटेजेस हैं। क्या एडवांटेजेस हैं आपको समझ में आया? कि उससे जेंडर डिस्क्रिमिनेशन जो है उसको आप खत्म कर सकते हो, एक जेंडर जो डिप्राइव्ड है विमेन वाला, उस जेंडर को आप सशक्त कर सकते हो, एम्पावर कर सकते हो। तो ये था जेंडर वाला टॉपिक। क्लियर हुआ? बताओ, इस सवाल का जवाब दो। आपको हाथी वगैरह सब बैठे हैं, सब पढ़ रहे हैं, क्लास पढ़ रहे हैं, चैप्टर पसंद आ रहा है उनको, सब कुछ पढ़ने दो, चुपचाप अभी तुम भी पढ़ो। दो स्टेटमेंट दिए गए कि विमेन आर नाउ एक्टिवली कंट्रीब्यूटिंग टू वेरियस प्रोफेशंस इंक्लूडिंग द रोल्स ऑफ डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, लॉयर्स, मैनेजर्स एंड यूनिवर्सिटी टीचर्स, ठीक है। स्टेटमेंट 2 दिया गया है, पॉलिटिकल एक्सप्रेशन ऑफ जेंडर डिवीजन एंड पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन हेल्प टू इंप्रूव विमेन्स रोल इन पब्लिक लाइफ। बताओ, ऑप्शन पढ़ के आंसर लगाइयो भैया, जल्दीबाजी ना करियो। क्लियर हुआ? बताएं बताएं, क्लियर है? जल्दी बताओ। 3, 2, 1, टाइम अप, टाइम अप, टाइम अप। तो अपन ने जेंडर वाला एस्पेक्ट पढ़ा, वेरी गुड, ए ही राइट आंसर इसका। देखो, दोनों सही है कि विमेन जो है एक्टिवली, आपको देखने को मिल रहा है, सारे प्रोफेशन, सारी चांद तक चली गई महिलाएं, ठीक है। तो विमेन हर जगह एक्टिवली कंट्रीब्यूट कर रही है। क्यों? क्योंकि जब हमने पॉलिटिकल एक्सप्रेशन स्टार्ट किया जेंडर का इन पॉलिटिक्स, जैसे अगर आप देखोगे तो पॉलिटिकली फेमिनिस्ट मूवमेंट जब वगैरह चले तो उससे विमेन को क्या मिला? एक्सेस मिला, उनके लिए भी आवाज उठी, ऐसा, ठीक है। क्लियर हुआ? चलो, लेकिन ये बड़ी हिपोक्रेसी है क्या कि सरकार सब कुछ एक करने के बावजूद भी, जैसे अगर आप देखोगे तो आज तक कितनी महिलाएं प्रधानमंत्री बन पाई हैं? सिर्फ एक। कितनी महिलाएं राष्ट्रपति बन पाई हैं? सिर्फ दो। कितनी महिलाएं जो हैं, जो कह सकते हैं ना कि बिना डिस्क्रिमिनेशन के अपने प्रोफेशन में बहुत अच्छा कर पाई हैं? तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है, ठीक है। और ये चैलेंज तभी रिजॉल्व होगा जब क्या होगा ना कि पुरुष जो है अपने अहम को, अपने अहंकार को थोड़ा सा एक साइड रखेंगे और एक इक्वल अपॉर्चुनिटी वाली पार्ट पे जाएंगे। कुछ चीजें होती हैं जिसमें आपको ऐसा देखने को मिलता है कि मेन शुड बी मेन एंड वुमेन शुड बी वुमेन, लेकिन वो एक म्यूचुअल ट्रस्ट, म्यूचुअल कोऑर्डिनेशन, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से होना चाहिए, इट शुड नॉट बी इम्पोज्ड। समझ में आया? चलो, आ जाओ रिलीजन, रिलीजन पे आ जाओ मेरे लाल। लीडर बोर्ड पढ़ दें? हाँ,
गौरी बिजलवान अगेन, वंस अगेन गौरी बिजलवान ऑन द टॉप। क्या क्या खा के आती हो गौरी, तुम ये बताओ। अर्नव, और थर्ड नंबर पे पता नहीं कौन तो बच्चा है, इस बच्चे का तो मैंने ना चमगादड़ी बनाया है। फोर्थ नंबर पे तन्मय, नीरज, ऋचा, अमृत, ध्रुवी, पार्थ और अंशुगिरी। ठीक है, ये सारे बच्चे लीडर बोर्ड पे हैं। समझ में आया? क्लियर हो गया? हिपोक्रेसी का मतलब क्या है ना, कि बोलते कुछ हो करते कुछ हो, ऐसा। अब आगे आ जाओ। मेरे ना सर्दी होने वाली, मुझे ऐसा फील हो रहा है, गले में से कांटे से गड़ रहे हैं। तो वेलकम सर्दी करने से पहले अब रिलीजन वाला टॉपिक पढ़ते हैं, रिलीजन एंड पॉलिटिक्स। रिलीजन एंड पॉलिटिक्स, रिलीजन एंड पॉलिटिक्स में क्या बताया गया देखो। तो मेनी कंट्रीज इंक्लूडिंग इंडिया वी हैव फॉलोअर्स ऑफ डिफरेंट रिलीजन। ऑब्वियस है, अपन ने देखा कि जेंडर को जब जेंडर के साथ जब पॉलिटिक्स हुई, या फिर पॉलिटिक्स में जब जेंडर को हाईलाइट किया गया, तो उसका पॉजिटिव साइड मिला। रिलीजन को जब आप पॉलिटिक्स के साथ जोड़ते हो ना, तो इसका नेगेटिव साइड है, वो नेगेटिव साइड अपने को समझना है। तो रिलीजन एंड पॉलिटिक्स की अगर बात करें, तो इंडिया की तरह बहुत सारे देश है जहां पे आपको बहुत सारे अलग अलग प्रकार के, भिन्न भिन्न प्रकार के, भांति भांति के धर्म के लोग मिल जाएंगे, भांति भांति के धर्म मिल जाएंगे। ठीक है, तो रिलीजन एंड पॉलिटिक्स की अगर बात करें, तो पॉलिटिक्स में रिलीजन इज वेरी कॉमन, बहुत कॉमनली आपको पॉलिटिक्स में रिलीजन देखने को मिल जाएगा, रिलीजन में पॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स में रिलीजन देखने को मिल जाएगा। पर पॉइंट ये कि कैसे देखने को मिलेगा, और ये सही है गलत है, ये सारे सवाल उठते हैं हमारे मन में। तो देखा हमारी कंट्री में क्या ना, जैसे गांधी जी जो हमारे एक इंपॉर्टेंट लीडर रहे, तो गांधी जी यूज्ड टू से दैट रिलीजन कैन नेवर बी सेपरेटेड फ्रॉम पॉलिटिक्स। अब यहां पे समझना, गांधी जी ये नहीं बोल रहे थे कि धर्म के नाम पे राजनीति कर दो। गांधी जी बोल रहे थे कि हर धर्म में क्या है ना, अच्छी चीज है, एथिक्स है हर धर्म में। जैसे जैसे हर धर्म मानवता सिखाता है, तो ये जो मानवता की वैल्यू है, ये पॉलिटिक्स में भी होना चाहिए। समझ में आया? हर धर्म मानवता सिखाता है, तो ये जो मानवता वाली वैल्यू है, ये पॉलिटिक्स में भी होनी चाहिए। समझ में आया? ये मानवता वाली चीज जो है, ये पॉलिटिक्स में भी होना चाहिए। तो वही वही एस्पेक्ट है आपको जो समझना है, कि रिलीजन और पॉलिटिक्स को आप सेपरेट नहीं कर सकते हो। गांधी जी जो बोलते थे, गांधी जी खुद बोलते थे कि रिलीजन एंड पॉलिटिक्स कैन नॉट बी सेपरेटेड, एंड हियर ही मीन एथिक्स ऑफ द पॉलिटिक्स कैन नॉट बी सेपरेटेड। पॉलिटिक्स की जो एथिक्स वैल्यूज जो है ना रिलीजन की, उन वैल्यूज को, उन एथिक्स को पॉलिटिक्स में इंक्लूड करना चाहिए। फिर लेकिन एट द सेम टाइम आपको क्या देखने को मिलता है कि ह्यूमन राइट्स जो हैं, दे वांट द गवर्नमेंट टू स्टॉप कम्युनल राइट्स एंड प्रोटेक्ट माइनॉरिटीज। क्यों? क्योंकि ह्यूमन राइट्स ने ये स्टडी पाई है कि जब धर्म के नाम पे दंगे वंगे होते हैं, तो जो माइनॉरिटीज हैं उनके साथ बहुत नुकसान होता है। मेजोरिटी के लोग जो होते हैं, माइनॉरिटी का एक तरह से बात कह सकते हैं ना कि कुचुम्बर बना देते हैं। तो ये क्या है, ये आपको देखने को मिल रहा है कि दिस शोज कि पॉलिटिक्स में अगर आप रिलीजन को इंक्लूड कर रहे हो, तो जो माइनॉरिटीज है उनको नुकसान होता है। साथ ही साथ विमेन मूवमेंट के कुछ एग्जांपल्स हैं जो बताती है कि हर धर्म में क्या है कि इन द नेम ऑफ फैमिली लॉज मतलब जो रिलीजन के हिसाब से डिराइव होते हैं। एग्जांपल के तौर पे जैसे शरीयत कानून जो है, शरिया का लॉ जो है, इस्लामिक लॉ है। अब इस्लाम में क्या है कि तलाक मतलब क्या है, 3 बार तलाक 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 बोला, तलाक हो गया। समझ में आया? 3 बार तलाक 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 बोला, तलाक हो गया। तो विमेन मूवमेंट ने डिमांड की है कि फैमिली लॉ के नाम पे, चाहे वो मैरिज हो, डिवोर्स हो, अडॉप्शन हो, इनहेरिटेंस हो, जैसे हिंदुइज्म में क्या था, हिंदुइज्म में 2005 के पहले तक फैमिली में जो प्रॉपर्टी है, वो प्रॉपर्टी लड़कों में बटेगी। लड़की को तो उन्होंने शादी करके पहुंचा दिया ना दूसरे के घर, तो लड़कियों के लिए प्रॉपर्टी का डिवीजन नहीं होता था, पिता की प्रॉपर्टी में लड़कों का हिस्सा होता था बस। ठीक है, तो ये क्या था, ये आप देख रहे हैं। तो बहुत सारी विमेन मूवमेंट ने यही आवाज उठाई कि फैमिली लॉज या फिर धर्म के जो कानून है, उनके हिसाब से ऑल द रिलीजन डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट वुमेन, महिलाओं के साथ अत्याचार हुआ। तो अब आपको यह देखने को मिल रहा है कि रिलीजन और पॉलिटिक्स में पॉजिटिव भी है, नेगेटिव भी है। तो सवाल यही है कि इज रिलीजन एंड पॉलिटिक्स, या फिर अ रिलेशन बिटवीन रिलीजन एंड पॉलिटिक्स गुड और बैड? आपसे मैं पूछता हूं, बताओ सही है गलत है कि रिलीजन और पॉलिटिक्स दोनों साथ होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? तो हमें आंसर क्या मिलता है? हमें आंसर मिलता है कि पॉलिटिकल एक्ट्स टुवर्ड रिलीजन आर नॉट रॉन्ग एज लॉन्ग एज दे ट्रीट एवरी रिलीजन इक्वली। मैं अगर मान लो हमारे ऑफिस में जैसे बहुत सारे एम्प्लॉयज हैं, तो अगर मैं किसी एक एम्प्लॉय को आगे कर रहा हूं, किसी दूसरे एम्प्लॉय को कभी आगे कर रहा हूं, किसी तीसरे एम्प्लॉय को कभी आगे कर रहा हूं, तो सारे एम्प्लॉयज को पॉइंट टाइम पे आगे करना
बहुत अच्छी बात है, प्रोवाइडेड कि मैं किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर रहा हूं कि सिर्फ एक को ही आगे कर रहा हूं दूसरे को आगे नहीं कर रहा हूं, तो ये तो गलत हो जाएगा, है ना। तो किसी एम्प्लॉय को आगे लाना कि लो तुम्हें मौका दिया, गलत नहीं है, लेकिन अगर मैं डिस्क्रिमिनेशन करके आगे ला रहा हूं तो गलत है। तो यहां पे आपको ये समझना होगा कि पॉलिटिकल एक्ट्स टुवर्ड्स रिलीजन, तो रिलीजन और पॉलिटिक्स कि अगर पॉलिटिक्स में किसी रिलीजन को फेवर किया, मतलब पॉलिटिक्स में किसी रिलीजन के बारे में कुछ किया, या फिर पॉलिटिकल एक्ट्स मान लो किसी का एक कानून लाए किसी एक धर्म के लिए दूसरे धर्म के लिए नहीं लाए, तो उन्हें लग रहा था कि इसी धर्म के लाने की जरूरत है तो सही है इसी धर्म के लिए लाओ, तो वो करना गलत नहीं है। तो पॉलिटिकल एक्ट्स या फिर रिलेशन बिटवीन रिलीजन एंड पॉलिटिक्स इज नॉट रॉन्ग, कब तक एज लॉन्ग एज ऑल द रिलीजन्स आर ट्रीटेड इक्वली, जब तक सारे धर्मों को आप इक्वली ट्रीट नहीं कर रहे हो। अगर आपने क्या करा, अगर आपने किसी भी एक धर्म को एक्स्ट्रा एडवांटेज दिया, फेवर दिया, तो काम में गड़बड़ हो जाएगा। जब तक आप सबको इक्वली ट्रीट कर रहे हो, थिंग्स आर गोइंग गुड, ठीक है, ट्रीट करो। तो पॉलिटिकल एक्ट्स टुवर्ड्स रिलीजन आर नॉट रॉन्ग एज लॉन्ग एज ऑल द रिलीजन्स आर ट्रीटेड इक्वली। लेकिन जब आप किसी एक रिलीजन को एक्स्ट्रा प्रिविलेज या फेवर देने लगते हो दूसरे रिलीजन के अपेक्षा में, तब क्या हो रहा है, तब आपको देखने को मिल रहा है कि डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, वो गलत है। इक्वल ट्रीटमेंट है, वेल एंड गुड, अनइक्वल ट्रीटमेंट जहां होने लगा तब वो गलत हो जाता है। क्या यहां तक रिलीजन एंड पॉलिटिक्स की कहानी समझ में आई, बताओ, क्या यहां तक रिलीजन एंड पॉलिटिक्स की कहानी समझ में आई, क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? ठीक है, चलो क्लियर हुआ। अबे बता दो जल्दी, पंजाब में ब्रह्मास्त्र नहीं आया? अबे कैसे नहीं आया, क्या बात करते हो? मैं पंजाबी स्टूडेंट्स इन दी चैट जरा एक बार कमेंट करके बताना जी। ठीक है, अब अगर अपन देखें तो मैं वही बता रहा हूं कि पॉलिटिक्स एंड रिलीजन आर नॉट रॉन्ग एज लॉन्ग एज दे ट्रीट ऑल द रिलीजन्स इक्वली। लेकिन जब आप किसी एक रिलीजन को इक्वली ट्रीट नहीं करते हो ना, तभी समस्या आती है, और उस समस्या को कहते हैं कम्युनलिज्म। अब यहीं से टॉपिक आपका चेंज हो रहा है, कम्युनलिज्म टॉपिक क्या है समझना। तो व्हेन अ स्पेसिफिक रिलीजन इज ट्रीटेड इन अ स्पेसिफिक वे, जब किसी एक धर्म को एक्स्ट्रा फेवर दिया जा रहा है, तो एक धर्म को जब आप एक्स्ट्रा फेवर देते हो उसी को कम्युनलिज्म कहते हैं। और वो कम्युनलिज्म की जो कहानी है वो यहां पे समझाई गई है। डेफिनेशन पढ़ो सबसे पहले, कम्युनलिज्म क्या है। देखो आईइज्म में लगा है मतलब आइडियोलॉजी, एक बिलीफ है, आईइज्म लगा मतलब एक बिलीफ है, एक आइडियोलॉजी है। तो कम्युनलिज्म का सिस्टम ये कहता है अ बिलीफ दैट people belonging to the same religion should form a nation, and in this process the power of state is used to establish domination of one religious group over the other। पॉइंट पकड़ना कि जब यह माना जाता है कि एक धर्म के लोग जो है वो एक साथ रहे, एक देश बनाए, और इस पहली बात तो बात ही गलत हो गई कि एक धर्म के लोग जो एक साथ रहे, क्यों रहे एक धर्म के लोग, हो सकता है एक धर्म के लोग अलग अलग धर्म के लोगों के साथ एक साथ रहना चाह रहे हो, ठीक है। तो कम्युनलिज्म का बिलीफ फंडामेंटली फ्लॉड है, वो भी आपको समझाऊंगा कैसे। लेकिन कम्युनलिज्म का बिलीफ है क्या एक्चुअली, वो समझो कि यहां पे यह माना जाता है कि पीपल बिलोंगिंग टू सेम रिलीजन should form a nation, and in this process the power of state is used to establish domination of one religious group over the other। एक रिलीजियस ग्रुप को फेवर दिया जाता है दूसरे रिलीजियस ग्रुप के ऊपर डोमिनेशन स्टैब्लिश करने के लिए, और इस प्रोसेस को, इस डोमिनेशन को स्टैब्लिश करने के लिए सरकार भी क्या कर रही है, सपोर्ट कर रही है। तो आपको क्या देखने को मिलता है, तो आपको देखने को मिलता है कि ये कम्युनलिज्म का कॉन्सेप्ट जो है गलत होता है। कम्युनलिज्म क्या है, कम्युनलिज्म एक ऐसा सिस्टम जहां पे आप एक धर्म के लोगों को एक देश बना के देना चाह रहे हो, और आप जब एक धर्म के लोगों को एक देश बना के देना चाह रहे हो तो इसमें आप सरकार का सपोर्ट भी ले रहे हो, और सरकार भी इस चीज को बोल रही है हाँ हाँ बढ़िया बढ़िया बनाओ। तो ऐसे सिस्टम को कम्युनल सिस्टम कहा जाएगा, ऐसी सोच को कम्युनलिज्म कहा जाएगा। कम्युनलिज्म की डेफिनेशन समझ में आई है। सिंपल ब्रेकअप करूं अगर मैं, तो रिलीजियस डोमिनेशन, परसेप्शन दैट कि एक रीजन के लोग एक नेशन बनाएंगे, दूसरे रीजन के लोगों के ऊपर डोमिनेट करेंगे, और इस पूरी प्रोसेस को सरकार जब सपोर्ट करने लगती है तो वो कम्युनलिज्म कहलाता है। समझ में आया? कम्युनलिज्म समझ में आया?
यस और नो? ठीक है, अब देखो क्या है, ये कम्युनलिज्म की आइडियोलॉजी लेकिन अपने आप में गलत है, फंडामेंटली फ्लॉड है। मतलब क्या होता है कि अपने आप में गलत है आइडियोलॉजी। क्यों गलत है वो समझाता हूं मैं, कि पीपल ऑफ वन रीजन हैव डिफरेंट इंटरेस्ट एंड एस्पिरेशन। आप जबरदस्ती एक ही धर्म के लोगों को एक साथ नहीं ला सकते हो। मेरा धर्म अलग है, हो सकता है मुझे कोई दूसरे धर्म का व्यक्ति भी अच्छा लगता हो, मुझे लगता हो कि ये भी मेरे देश में रहना चाहिए। तो जब आप ये बोलो ना कि एक धर्म के लोगों को एक साथ रहना चाहिए, तो आप सबके बारे में आप नहीं सोच सकते हो, सबकी अलग अलग सोच है। समझ में आया? अगर आप जब ये बोल रहे हो कि मुझे लगता है कि एक धर्म के लोग एक ही साथ रहना चाहिए, तो आप सबको एक साथ नहीं ला सकते हो। ये आप सबके लिए आप कैसे सोच लोगे? एवरीवन इज अ फ्री विल। सब एक एक इंसान अपने अपने स्तर पर आजाद है, सब अपने अपने लिए अलग अलग तरह से सोच सकते हैं। तो पीपल बिलोंगिंग टू वन रीजन हैव डिफरेंट इंटरेस्ट एंड डिफरेंट एस्पिरेशन। तो एक ही धर्म के लोग दो अलग अलग तरह से सोच सकते हैं। एवरी पर्सन हैज मेनी रोल्स एंड आइडेंटिटीज। ठीक है, देयर आर मेनी वॉइसेस विद इन ईच कम्युनिटी। तो अगर जब आप ये बोलोगे ना कि एक धर्म के लोग एक साथ ही रहे, तो उसी धर्म के अंदर आपको क्या देखने को मिल जाएगा? अलग अलग आवाज देखने को मिल जाएगी। ऑल वॉइसेस हैव द राइट टू बी हर्ड, फोर्सिंग यूनिटी बियॉन्ड रिलीजन सप्रेस दिस वॉइसेस। और अगर आप रिलीजन के आधार पर क्या कर रहे हो कि यूनिटी फोर्स करने की कोशिश कर रहे हो, तो आप दूसरी आवाजों को दबा दे रहे हो। तो ये अपने आप में गलत है। तो कम्युनलिज्म इस सेंस में, कम्युनलिज्म की आइडियोलॉजी, ठीक है, कम्युनल माइंड ऐसे सोचता है कि एक धर्म के लोग एक ही रिलीजन होना चाहिए, और रिलीजियस मतलब जो क्या बोल सकते हैं, गवर्नमेंट है उस रिलीजियस अथॉरिटी को स्टैब्लिश करके देगी। लेकिन ये अपने आप में कंसेप्ट गलत है, क्योंकि एक ही धर्म के लोग अलग अलग तरह से सोच सकते हैं। लेकिन स्टिल आपको क्या देखने को मिलता है कि एक जो कम्युनल माइंड रहता है, तो वो कम्युनल पॉलिटिक्स खेलता है। ठीक है, वो धर्म के आधार पर राजनीति करता है। तो जो कम्युनलिज्म है, इट कैन टेक वेरियस फॉर्म्स इन पॉलिटिक्स। तो पॉलिटिक्स में आपको अलग अलग तरह से कम्युनलिज्म देखने को मिलेगी। और कैसे अलग अलग तरह से कम्युनलिज्म देखने को मिलेगी उसको समझते हैं, जाओ। तो कम्युनलिज्म आपको पॉलिटिक्स में अलग अलग तरह से देखने को मिलेगी। ठीक है, जैसे ये 4 पॉइंटर्स हैं। इन फोर वेज यू कैन सी कम्युनलिज्म इन एवरीडे पॉलिटिक्स। हर रोजमर्रा के जीवन में, राजनीति में आपको कम्युनलिज्म देखने को मिलेगा। ये 4 पॉइंट अच्छे से समझना। समझ में आया? कम्युनलिज्म समझ में आया कि नहीं? क्या हम सोचना बंद कर दें? सोचना बंद कर दें मतलब क्या? हाँ, मतलब वो ये ना कि सबकी अलग अलग सोच है। तो आप धर्म के आधार पर ये नहीं बोल सकते कि एक धर्म के लोग एक जैसा ही सोचेंगे। क्लियर हुआ? बताओ बाबू। ठीक है, क्लियर हो गया? जैसे हाँ, बांग्लादेश में कम्युनलिज्म हो रहा है। जब बांग्लादेश में अगर आप देखोगे, तो एक कम्युनिटी के लोग क्या कर रहे हैं, दूसरी कम्युनिटी के लोगों को, मतलब कम्युनल माइंड ऐसे ही सोचता है कि एक धर्म के लोग एक देश बनाएंगे, तो दूसरे धर्म के लोग कहां जाएंगे? दूसरे धर्म के लोग या तो डर के रहे, या फिर दूसरे धर्म के लोग देश छोड़ के चले जाए। तो ये सोचना ही अपने आप में गलत है। क्यों? क्योंकि देश किसी एक व्यक्ति का नहीं होता ना, कभी भी किसी एक धर्म का नहीं होता है ना, तो सबका है ऐसा। तो अब आगे देखो क्या है। तो क्रिएटिंग रिलीजियस प्रीजुडिसेस, स्टीरियोटाइप्स एंड डोमिनेशन। तो कम्युनिज्म कैन टेक वेरियस फॉर्म्स। और पहला फॉर्म जो है कम्युनिज्म जो लेती है, वो क्या है कि कम्युनिज्म के नाम पे आप क्या देखते हो, अलग अलग रिलीजियस प्रीजुडिसेस बनाते हैं, स्टीरियोटाइप्स बनाते हैं। आपको देखने को मिलता है कि एक धर्म के लोग दूसरे धर्म के ऊपर डोमिनेट करने लगते हैं। जैसे मैंने आपको बताया ना, कैसा माना जाता है कि यार एक धर्म के लोग तो पढ़ना नहीं चाहते हैं, तो उस धर्म में कोई भी पढ़ना नहीं चाहता है। सारे लोग ही उस धर्म में क्या होंगे, वो होंगे, सारे लोग ही उस धर्म में एक तरह से अनपढ़ होंगे। ठीक है, उनको तो एक ही काम करना होगा। तो इस तरह से क्या होता है ना कि प्री जुडिशियस बना लिए जाते, प्री जज कर लेते हो आप, कि आपने सोच लिया कि अगर एक धर्म, जैसे एक एग्जांपल दे रहा हूं कि एक रिलीजन ए है, और रिलीजन ए का एक व्यक्ति अगर मान लो क्या है कि गंदे कपड़े पहनता है, तो आप ये सोचते हो कि सारे ही लोग, इस धर्म के लोग गंदे कपड़े पहनते होंगे। तो आपने प्री जज कर लिया, आपने प्री जुडिशियस बना लिया, आपने अवधारणाएं बना ली, स्टीरियोटाइप्स बना लिए ऐसे। ठीक है, तो दिस इज हाउ कम्युनलिज्म टेक्स प्लेस। और ये इतना कॉमन है कि हम खुद भी कम्युनल हो सकते हैं। हम जब ये एग्जांपल दिया, आपने से अधिकतर बच्चों ने खुद के मन में सोचा होगा, मैं भी तो ऐसे ही सोचता हूं या सोचती हूँ। ठीक है, तो ये बताता है कि हम भी 25% कम्युनल हो गए। ठीक है, हमें पता नहीं चला कि हम कम्युनल हो गए। क्यों? क्योंकि दिस इज हाउ कम्युनलिज्म टेक्स प्लेस। इस तरह से हमारे दिमाग में कम्युनलिज्म डेवलप होता है। दूसरा क्या है, पॉलिटिकल डोमिनेशन बाय कम्युनल माइंड। अब जो जो लीडर्स इस तरह से कट्टर लीडर होते हैं ना, कट्टरवादी, तो अगर मान लो वो माइनॉरिटी का लीडर है, तो माइनॉरिटी
कम्युनिटी का लीडर क्या बोलता है ना, तुमने ऐसे देखा होगा, देखो मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, बड़ा सेंसिटिव टॉपिक्स हैं, पता लगे तुमने दिगराज सर को जेल में डलवा दिया। ठीक, जैसे माइनॉरिटी लीडर्स की अगर बात करें तो आपको देखने को मिलेगा कि हमारी कंट्री के अंदर जैसे माइनॉरिटी रिलीजन्स हैं, सिखिज्म भी माइनॉरिटी रिलीजन में है, क्रिश्चियनिटी भी माइनॉरिटी है, इस्लाम भी माइनॉरिटी में है। तो आपको देखने को मिलेगा कोई सिख लीडर, कोई इस्लाम का लीडर, कोई क्रिश्चियनिटी का लीडर, जो माइनॉरिटी लीडर रहेगा वो क्या आवाज उठाएगा, वो माइनॉरिटी लीडर ये बोलेगा कि हमें खतरा है इस देश के अंदर दोस्तों, ठीक है, हमें क्या करना होगा, हमें एकजुट होकर रहना पड़ेगा, नहीं तो मेजोरिटी में जो लोग हैं वो हमें मार देंगे। तो एक कम्युनल माइंड जो है अगर वो माइनॉरिटी का है तो वो लोगों के अंदर फियर इन्वोक करेगा और लोगों को बोलेगा कि अपने को अलग देश बना लेना चाहिए क्योंकि यहाँ पे खतरा है, खतरा है, खतरा है करके। और जो अगर मेजोरिटी कम्युनल लीडर है तो मेजोरिटी कम्युनल लीडर क्या करेगा, वो ये बोलेगा कि हम मेजोरिटी में हैं, हमें क्या करना होगा, माइनॉरिटी को डराना होगा, धमकाना होगा। तो मेजोरिटी लीडर मेजोरिटी के बेसिस पे अपने वोट पकाने की कोशिश करेगा। एक माइनॉरिटी कम्युनल माइंड जो है, कम्युनल लीडर जो है, वो माइनॉरिटीज के मन में फियर इंस्टिगेट करके अपने लिए अपनी पॉलिटिकल रोटी सेकना चाह रहा होगा कि ये मेरे को वोट देंगे अब, है ना। तो पॉलिटिकल डोमिनेशन बाय कम्युनल माइंड ऑफन लीड्स टू द फॉर द डिमांड ऑफ सेपरेशन। जैसे अपन ने वहां देखा था, अगर आपको ध्यान हो श्रीलंका के केस में, कि तमिल्स माइनॉरिटी में थे, वो खैर लैंग्वेज के बेसिस पे था इशू, लेकिन मैं समझा रहा हूं। तो तमिल लीडर्स ने क्या बोला कि सेपरेट तमिल स्टेट बनाओ, तमिल नीलम बनाओ, समझ रहे हो ऐसा। तो ये दूसरा तरीका है जिससे कम्युनल पॉलिटिक्स कैन टेक प्लेस, ठीक है। तीसरा तरीका क्या है कम्युनल पॉलिटिक्स का, तीसरा तरीका जैसे आप देखोगे तो ऑफन वी हैव सीन दैट देयर इज पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन ऑन रिलीजियस लाइंस यूजिंग सैक्रेड सिंबल्स एंड कलर्स। इसका एक एग्जांपल देता हूं, बहुत अच्छा एग्जांपल देता हूं। कभी कभी आपने देखा है कि कोई मान लो जैसे आपने देखा होगा कोई बाबा है, कोई मौलाना है, या फिर कोई सिख गुरु है, या फिर कोई पादरी है, मतलब जो फादर होते हैं ना, तो उन लोगों का कोई रिलीजियस फंक्शन चल रहा है, ठीक है, उनका कोई रिलीजियस फंक्शन चल रहा है, और वहां पे एक नेताजी आ जाएंगे, नेताजी उनके पैर पड़ रहे हैं, मतलब कोई भी हो सकता है, कोई पंडित हो सकता है, कोई मौलवी हो सकता है, कोई सिख गुरु हो सकते हैं, कोई भी, तो उनके पैर पड़ रहे हैं, वो लीडर आके मंच पे वहां पे, और मंच पे बाबा जी आपके सामने क्यों करते हैं पता है, ताकि वो पॉलिटिकल लीडर ये दर्शा पाए जनता को कि मैं तो इस धर्म को सपोर्ट करता हूं और इस धर्म के वोटर्स तो मुझे वोट करना, बाबा जी का हाथ रख दो बाबा जी सिर पे मेरे, ऐसा सिस्टम रहता है, ठीक है। तो आपको क्या देखने को मिलता है कि एट टाइम्स पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन ऑन रिलीजियस लाइंस टेक्स प्लेस, ठीक है। रिलीजियस लाइन पे पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन होता है, जैसे आप देख रहे हो कि रैलियों में, पॉलिटिकल रैलियों में एक कलर का झंडा चल रहा है, मतलब समझ में आएगा कि इस पार्टी का झंडा है, दूसरे कलर के झंडे चल रहे हैं, मतलब ये इस पार्टी से एसोसिएटेड है। हमने, आप सोचो मानव कितना गिर चुका है कि हमने रंग बांट लिए, हरा तेरा भगवा मेरा, ठीक है, हमने रंग बांट लिए, सफेद तेरा नीला मेरा, हमने रंगों का क्या कर दिया, हमने रंगों का विभाजन कर दिया। लेकिन आपको यह समझ नहीं आया कि जब आप चमड़ी काटोगे और जो खून निकलेगा तो सबका ही लाल निकलना है, लेकिन अफसोस कि हमने बाहर सारे रंग बांट दिए जबकि अंदर सबका खून लाल है। तो दिस इज हाउ द पॉलिटिक्स रूइन दी रिलीजियस हार्मनी इन द कंट्री। तो पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन ऑन द रिलीजियस लाइन, तो सैक्रेड सिंबल्स का इस्तेमाल करना, जैसे मान लो क्या है कि किसी रैली में आपको देखने को मिल रहा है कि क्रॉस बना हुआ है, तो वो क्रॉस दर्शा रहा है कि क्रिश्चियनिटीज के लिए है, क्रिश्चियंस की रैलीज है, मतलब पॉलिटिकल पार्टीज क्रिश्चियन को सपोर्ट करती है। कहीं पे आपको देखने को मिल रहा है कि अगर ओम बने हुए तो आप देख के बता दोगे कि ये पॉलिटिकल पार्टी तो हिंदुओं की होगी। तो हमने सिंबल्स का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, हमने कलर्स बांट दिए, इस तरह से पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन हो रहा है ऑन द बेसिस ऑफ कह सकते हैं रिलीजियस लाइन। और चौथा और आखिरी वर्स्ट फॉर्म जो कम्युनलिज्म ले सकता है देश के अंदर, वो वर्स्ट फॉर्म जो कम्युनलिज्म ले सकता है वो है वायलेंस, रॉयट्स एंड मैसेकर्स, ठीक है। तो दंगे होना, फसाद होना, और धर्म के नाम पे, जैसे आप देखते हो ना कि हिंसा हो जाती है, लोग मार काट को उतर आते हैं, धर्म के नाम पे एक दूसरे को मारने लग जाते हैं। तो एक कम्युनल माइंड जो होता है, तो अपने रिलीजन को लेके जब धर्म आदमी के सिर पर चढ़ जाता है, ठीक है, तो जब धर्म इंसान के सिर पर चढ़ जाता है तो वो फिर क्या करता है, एक दूसरे को मारने काटने पे उतर आते हैं। तो दीज आर दी वेरियस फॉर्म्स इन विच कम्युनलिज्म कैन टेक्स प्लेस। आप किस पार्टी को फेवर करते हो? देख आ गया है बच्चा। मैं एक पार्टी को सपोर्ट करता हूं जो पार्टी विकास करती है। सिंपल सी चीज है, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी परमानेंट नहीं होना चाहिए। हर पॉलिटिकल पार्टी को हमेशा डर रहना चाहिए कि उनकी गद्दी कभी भी जा सकती है, तभी वो पॉलिटिकल पार्टीज काम करेंगी, और उनका काम ही है कि वो जनता के नौकर हैं, मालिक नहीं है, ठीक है। तो पॉलिटिकल पार्टी जो काम करे उस पार्टी को पसंद करा करो, समझे।
क्लियर हुआ? बड़ा सेंसिटिव चैप्टर है सर। हाँ क्लियर है? तनुष 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 बेटा, तनुष एक बार है ना मेल वेल कर दो प्रॉपर अपने उसके साथ में क्या बोल सकते हैं ना, रजिस्ट्रेशन नंबर के साथ में। तुम्हारा ब्रह्मास्त्र कहाँ अटका तुम्हें पता चल जाएगा, तुमने कहीं गलत डिटेल वगैरह कुछ तो नहीं डाली थी, तो उससे अपने को समझ में आ जाएगा। ठीक है, क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? चलो अब छुट्टी नहीं होती है, अभी पहले कंप्लीट करेंगे। तो अब ये समस्या है, कम्युनलिज्म इज अ प्रॉब्लम। सर नया कम्युनलिज्म क्या है, एक प्रॉब्लम हो गई बहुत बड़ी। कम्युनलिज्म इज अ प्रॉब्लम कि कम्युनलिज्म के चलते क्या है कि कंट्री के अंदर रिलीजियस हार्मनी खत्म हो जाएगी। ठीक है, जो सुख चैन शांति है वो खत्म हो जाएगा कम्युनलिज्म के चलते। तो सोल्यूशन क्या है, वही समस्या पे नहीं समाधान पे फोकस करना है मेरे दोस्त। तो सोल्यूशन ये है सेक्युलर स्टेट। सेक्युलरिज्म इज द सोल्यूशन ऑफ कम्युनलिज्म। सेक्युलरिज्म क्या होता है सर, एक और नया शब्द आ गया। सेक्युलरिज्म का मतलब ये होता है बाबू कि जब आप सारे धर्मों को समान रूप से देखते हो, सारे धर्म को जब आप समान रूप से देखते हो तो उसे सेक्युलरिज्म कहा जाता है। व्हेन यू आर ट्रीटिंग ऑल द रिलीजन्स इक्वली, ठीक है, व्हेन यू ट्रीट ऑल द रिलीजन्स इक्वली, दैट इज नोन एज अ सेक्युलर स्टेट। एक सेक्युलर सिस्टम कहलाता है वो। क्लियर हुआ? सोल्यूशन क्या है कम्युनलिज्म का, तो कम्युनलिज्म का सोल्यूशन है सेक्युलरिज्म। सेक्युलरिज्म क्या है, तो अ सिस्टम टू ओवरकम द चैलेंज ऑफ कम्युनलिज्म वेयर ऑल द रिलीजन्स आर ट्रीटेड इक्वली। आप जब किसी एक धर्म को फेवर नहीं करते, जब सारे धर्म को, इंडिया इज अ सेक्युलर कंट्री। क्यों? क्योंकि इंडिया में ऐसा नहीं है कि किसी एक रिलीजन की डोमिनेशन स्टैब्लिश करवाई जा रही है। इंडिया में सारे ही रिलीजन्स को इक्वली ट्रीट किया जा रहा है, सारे रिलीजन्स को इक्वल कंसिडरेशन दिया जाता है। और अब आप कैसे बोलोगे कि इंडिया इज अ सेक्युलर स्टेट, तो ये पॉइंट से जो प्रूव करते हैं कि इंडिया एक सेक्युलर स्टेट है। जैसे इंडिया इज नो ऑफिशियल रिलीजन, जैसे श्रीलंका में बुद्धिज्म उनका ऑफिशियल रिलीजन है, पाकिस्तान में इस्लाम उनका ऑफिशियल रिलीजन है, इंग्लैंड में क्रिश्चियनिटी उनका ऑफिशियल रिलीजन है। इंडिया में देयर इज नो ऑफिशियल रिलीजन, दिस मेक्स इंडिया अ सेक्युलर कंट्री। इसलिए इंडिया एक सेक्युलर कंट्री है। द कॉन्स्टिट्यूशन गिव्स फ्रीडम टू एवरी इंडिविजुअल टू फॉलो, प्रैक्टिस और नॉट टू फॉलो एनी रिलीजन। जैसे अभी आपने देखा ना, रिसेंटली एक डिबेट हुई थी, एक यूट्यूब चैनल पे डिबेट हुई थी, जिसमें जावेद अख्तर साहब और एक और मौलवी जी थे, उन्होंने एक इस चीज पे डिबेट करी कि डज गॉड एक्सिस्ट, क्या भगवान होता है? ठीक है, तो आपको इंडिया में इस चीज की भी आजादी कि आप किसी भगवान को मत मानो। आप देखोगे तो हमारे यहाँ 36 करोड़ देवी देवता भी, और आप देखोगे तो हमारे यहाँ ये भी आजादी कि आप किसी भी भगवान को मत मानो। एंड दिस इज हाउ लिबरल सोसाइटी वर्क्स। ठीक है, ऐसा होना चाहिए कि आप धर्म को मतलब देखो, मैं बहुत आइडियलिस्टिक बात बता रहा हूं कि होना ऐसा चाहिए, होता ऐसा नहीं है, लेकिन इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन आपको अलाउ करता है कि आप किसी भी धर्म को फॉलो करो, किसी भी धर्म को फॉलो मत करो, किसी भी धर्म को प्रैक्टिस करो। तो दिस मेक्स इंडिया सेक्युलर कंट्री। फिर क्या है, डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन इज प्रोहिबिटेड। जैसे धर्म के आधार पर अगर किसी प्रकार का भेदभाव है ना, तो उसको बंद किया जाता है। जैसे हमने अनटचेबिलिटी को बैन किया, पहले होता था छुआछूत होती थी कि ये छोटी कास्ट का है, बड़ी कास्ट का, इसको छू लिया, अरे अरे राम 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 राम, अपराध कर दिया है वो। तो अब क्या है, वो धर्म के नाम पे किसी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, आप सारे रिलीजन को इक्वली ट्रीट कर रहे हैं। तो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन जो है उसको क्या किया जाता है, प्रोहिबिट किया जाता है, बैन किया जाता है। दिस मेक्स इंडिया सेक्युलर कंट्री। साथ में स्टेट कैन इंटरवीन इन द मैटर्स ऑफ रिलीजन टू इंश्योर इक्वालिटी विद इन रिलीजियस कम्युनिटी, दैट इज बैनिंग अनटचेबिलिटी। हाँ, तो प्रोहिबिशन तो बंद है ही है, साथ ही साथ जैसे हमने देखा ना कि रिलीजन और पॉलिटिक्स का इंटरेक्शन होना चाहिए कि नहीं, तो रिलीजन और पॉलिटिक्स का इंटरेक्शन इज नॉट बैड until unless all the religions are treated equally। तो हमें यहाँ पे बताया गया कि गवर्नमेंट जो है ऐसा नहीं कि वन हैंड डिस्टेंस ले लिया कि दूर दूर रिलीजन के मैटर में हम इंटरव्यू नहीं करेंगे, हम तो सेक्युलर है। क्या हुआ, सेक्युलर है तो, लेकिन अगर किसी धर्म में कुछ गलती है तो गवर्नमेंट जो है ना, स्टेट कैन इंटरवीन इन द मैटर्स ऑफ रिलीजियस टू इंश्योर इक्वालिटी विद इन रिलीजियस कम्युनिटी। तो उस रिलीजियस कम्युनिटी के अंदर इक्वालिटी लाने के लिए गवर्नमेंट रिलीजन के साथ इंटरवीन भी करती है। हम कोई ऑफिशियल रिलीजन नहीं बना रहे, हम किसी रिलीजियस मैटर में इंटरफेयर नहीं करेंगे, लेकिन अगर रिलीजन का मैटर ही गलत है तो उस मैटर में तो इंटरफेयर करना पड़ेगा, उस मैटर में तो क्या करना पड़ेगा आपको,
वो डालना पड़ेगी ना, रिस्ट्रिक्शंस डालना पड़ेंगे, या फिर उस मैटर में जाके आपको क्या करना पड़ेगा, इक्वालिटी इंश्योर करना पड़ेगी, ठीक है, इक्वालिटी इंश्योर करना पड़ेगी। तो ये होता है, समझे? क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? प्रोहिबिट मतलब रोकना। तो दिस मेक्स इंडिया सेक्युलर कंट्री। और जिस अगर आप देखोगे तो इंडिया में 79.8% लोग हिंदू हैं, 14.2% लोग मुस्लिम हैं, 2.3% क्रिश्चियन है, 1.7% लोग जो है सिख है, और 2% लोग जो है दूसरे रिलीजन है, इंक्लूडिंग बुद्धिस्ट, जैन और अलग अलग। तो ये एक बहुत बड़ी बात है कि इतने अलग अलग धर्म के लोग होने के बाद भी सारे लोग शांतिपूर्ण तरीके से देश में रहते हैं और देश सबको एंटरटेन करता है, ऐसा, ठीक है। दिस मेक्स इंडिया, और मतलब सेकुलरिज्म इज नॉट अ सोल्यूशन टू द प्रॉब्लम, सेकुलरिज्म इज द बेसिक आइडिया ऑफ आवर कंट्री। हमारा देश ही इस आधार पर बसा हुआ है कि हम एक सेकुलर कंट्री है, क्योंकि जब देश आजाद हुआ था तो बहुत डर था कि इंडिया में माइनॉरिटीज के साथ क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन हमारे लीडर्स बहुत क्लियर थे इस चीज पे कि जो वसुदेव कुटुंबकम की हमारी संस्कृति चली आई है वो चलती रहेगी, ऐसा। बताओ, देयर इज नो ऑफिशियल रिलीजन इन इंडिया, communities have freedom to profess practice their religion, state helps communities by giving aid to educational institution run by them, India believes in theocracy, what do you think, क्या सही है? जल्दी बताओ, क्या लगता है मित्रों? बैनिंग ऑफ अनटचेबिलिटी मतलब क्या है कि ऐसा नहीं है कि स्टेट का कोई रिलीजन नहीं है तो स्टेट रिलीजन के मैटर में इंटरफेयर नहीं करेगा, जहां गड़बड़ होती दिखेगी तो स्टेट वहां इंटरवीन करेगा। जैसे पहले अनटचेबिलिटी चलती थी, छुआछूत की समस्या थी कि इसको छूने देंगे तो इनको छूने नहीं देंगे, मंदिर में नहीं आने देंगे, तो उसको बैन कर दिया। जैसे रिलीजियस मैटर था कि तलाक 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 करके तलाक मिल जाता था, लेकिन सरकार को समझ में आया कि ये तो मुस्लिम महिलाओं के साथ गलत हो रहा है, धर्म के नाम पे कुछ भी थोड़ी ना करोगे, सरकार ने बंद कर दिया उसको। जैसे पहले बलि दी जाती थी, लोगों की भी बलि दी जाती थी कि धर्म के नाम पे लोगों को काट दिया जाता था, उसको बंद करा। आप बताओ सर, आपके अकॉर्डिंग डज गॉड एग्जिस्ट? यस। देखो यार, मेरी तो बुद्धि है ना, बहुत छोटी बुद्धि है, दुनिया ब्रह्मांड में कितना सारा ज्ञान है, कितना नॉलेज है, और जब मैं इस चीज को देखता हूँ तो मुझे समझ में आता है कि हम तो बहुत एक क्षणिक मात्र चीज है, जिसको एसएसटी पढ़ाते आती है, एसएसटी पढ़ाता है और अपना जीवन चलाता है, और बच्चों के जीवन में एक थोड़ा सा सहजता ला पाता हूं मैं कि हाँ, टॉपिक समझा दिए, चैप्टर पढ़ा दिया, तैयारी करवा दी। तो मैं बहुत बड़ी फिलोसॉफिकल डिबेट या फिर बात तो नहीं बोल पाऊंगा इस पर, लेकिन मुझे ये लगता है कि डज गॉड एग्जिस्ट में यस गॉड एग्जिस्ट। क्यों? क्योंकि अब दुनिया छोड़ दो यार, अब तो ये शरीर देखो, बस एक इंसान का शरीर देखो। जैसे कार बनाते हैं ना, तो कार में कितने पार्ट्स लगते हैं, सारे पार्ट्स एक साथ काम करते हैं तब जाके कार चलती है, एक भी पार्ट कुछ इधर उधर हो जाता है तो कार नहीं स्टार्ट होगी, चलेगी नहीं, है दिक्कत आएगी। तो आप शरीर को देखो, शरीर कितना कॉम्प्लेक्स है, एक शरीर के अंदर इतनी कॉम्प्लेक्सिटी है, एक सेल से लगा के जेनेटिक डिटेल से लगा के पता नहीं कितनी 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 कॉम्प्लेक्सिटीज है, और उतनी सारी चीजों को एक साथ सेट करके जब वो चलती है तब एक शरीर चलता है। तो हमारा शरीर इतना कोऑर्डिनेटेड तरीके से चल पा रहा, तो शरीर को बनाने वाला कोई तो होगा, कहीं से तो ओरिजिन हुआ होगा, और कैसे तो ये कॉम्प्लेक्स सिस्टम चल रहा होगा। तो इतनी खतरनाक इंजीनियरिंग अगर किसी ने कर पाया है तो वो कोई तो है, एक तो सुपर नेचुरल पावर है, ठीक है, जो इस ब्रह्मांड को चला रही है। तो मैं तो इस चीज में मानता हूं कि यस गॉड एग्जिस्ट, और मेरी बात भी होती है। तुम्हें करना है फोन लगाऊं? चलो आ जाओ, आगे बढ़ते हैं। गौरी 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 एक बार फिर से टॉप कर चुकी गौरी, कुछ तो हैक कर दिया तुमने। गौरी अर्नव। और थर्ड नंबर पे पता नहीं ये बच्चा कौन है, ये भी कुछ हैकर बना के आया है। फिर जाएगा मांझा मांझा चमगादड़ बना दूंगा तेरा। नितिन, भैयू जी, नीरज, ऋचा, नेहा, बंतु और थेनोस। थेनोस चुटकी बजा के थर्ड नंबर के बच्चे को गायब कर दो यार। ठीक है, चलो। चलो, आपके पास कौन सी कार है? एक कार है, बेहतरीन सी कार है, जिसमें क्या है, आदमी बैठ के एक जगह दूसरे का जा सकता है, बस। चलो, ये हो गया। आगे बढ़ते हैं मेरे दोस्त। कास्ट एंड पॉलिटिक्स, कास्ट एंड पॉलिटिक्स की अगर बात की जाए तो कास्ट एंड पॉलिटिक्स इज द नेक्स्ट टॉपिक।
कास्ट एंड पॉलिटिक्स अगला टॉपिक है, समझते हैं क्या है। कास्ट इनइक्वालिटीज की अगर बात करें हम, तो कास्ट इनइक्वालिटीज क्या होती है? कास्ट इनइक्वालिटीज को जैसे देखोगे तो हेरिडेटरी ऑक्यूपेशनल डिवीजन वाज सैंक्शनड बाय लॉ। अच्छा, मैं डायरेक्ट पढ़ाने से पहले आपको ये बता देता हूं कि जैसे हमने जेंडर देखा, तो जेंडर में क्या था? जेंडर बड़ा पॉजिटिव था कि जेंडर में जब आप पॉलिटिक्स को लाते हो या फिर पॉलिटिक्स में जब जेंडर को हाईलाइट करते हो तो जेंडर के बिहाफ पे पॉजिटिव रिटर्न्स आते हैं कि विमेन का भला हो रहा है। पॉलिटिक्स जब रिलीजन के मैटर में जाती है तो उसमें नेगेटिविटी देखने को मिली आपको, क्या कि कम्युनलिज्म जैसी समस्याएं देखने को मिल रही है। अब हम बात करेंगे कि पॉलिटिक्स जब कास्ट के साथ इंटरैक्ट करती है तो इसके फायदे हैं या नुकसान है? आप बताओ, बताओ जरा चैट में, पॉलिटिक्स और कास्ट जब इंटरैक्ट करते हैं तो इसके फायदे हैं या नुकसान है? अच्छा, थियोक्रेसी, हाँ इसमें क्या है ना, इसमें देखो, इसमें ये तीनों ही स्टेटमेंट सही है, ये भी सही है, कोई ऑफिशियल रिलीजन नहीं है, ठीक है। कम्युनिटीज हैव फ्रीडम टू प्रोफेस प्रैक्टिस एनी रिलीजन, ये बात भी सही है। स्टेट जो है कम्युनिटीज को हेल्प करता है, मतलब अलग अलग सारे धर्म को हेल्प करता है रिलीजन, ठीक है। इंडिया बिलीव्स इन थियोक्रेसी। थियोक्रेसी मतलब क्या है कि रिलीजियस हेड इज द हेड ऑफ, जैसे ऑटोमन एम्पायर पढ़ा था ना अपन ने कि ऑटोमन एम्पायर एक थियोक्रेटिक स्टेट है। मतलब क्या कि ऑटोमन एम्पायर में जो रिलीजियस हेड होगा वही कंट्री का हेड होगा। जैसा ईरान एक थियोक्रेटिक स्टेट है कि ईरान में क्या आपको देखने को मिलता है कि जो रिलीजियस हेड होगा वही कंट्री का हेड होगा। तो थियोक्रेसी है क्या? नहीं है, इंडिया थियोक्रेसी नहीं है, ठीक है। थियोक्रेटिक सिस्टम मतलब हेड ऑफ द रिलीजन इज हेड ऑफ द कंट्री। अब देखो कास्ट की बात करें तो कास्ट के नुकसान है या फायदे हैं? तो कास्ट के नुकसान भी और कास्ट के फायदे भी हैं। जब आप कास्ट को पॉलिटिक्स में हाईलाइट करते हो ना तो कुछ कास्ट ग्रुप जो पीछे रह गए उन्हें आगे आने का मौका मिलता है। लेकिन जब आप कास्ट को पॉलिटिक्स में हाईलाइट करते हो ना तो फिर आप दूसरे जो सहज सरल और महत्वपूर्ण मुद्दे हैं उन मुद्दों को आप क्या करते हो? भूल जाते हो। जैसे बात होना चाहिए विकास की, डेवलपमेंट की, रोड की, एजुकेशन की, लेकिन हम बात क्या करते हैं, अरे जाट लीडर है, ब्राह्मण लीडर है, राजपूत लीडर है, यादव लीडर है, और उस चक्कर में क्या होता है कि आप क्या कर देते हो, उस चक्कर में आप काम गड़बड़ कर देते हो। तो कास्ट को पॉलिटिक्स में हाईलाइट करने के फायदे भी हैं, नुकसान भी है। लेकिन अगर कास्ट की बात करें तो कास्ट इज समथिंग वेरी यूनिक टू इंडिया। जेंडर डिवीजन आपको पूरे वर्ल्ड में देखने को मिल जाएंगे, पूरे वर्ल्ड में मेल और फीमेल है। रिलीजियस डिवीजन आपको पूरे वर्ल्ड में देखने को मिल जाएंगे, पूरे वर्ल्ड में आपको क्या देखने को मिल रहा है कि हिंदूज है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है। बट कास्ट की अगर बात करें तो कास्ट के बेसिस पर डिवीजन इज वेरी यूनिक टू इंडिया। इंडिया में ही आपको देखने को मिलता है कि अलग अलग जाति है, और जाति है कि जाति नहीं है। जाति बहुत गहराई में घुसी हुई है भारत में, ठीक है। जाति जो है कास्ट की अगर बात करें तो कास्ट इज वेरी डीपली पेनिट्रेटेड इनटू द इंडिया, ठीक है। तो हम कास्ट इनइक्वालिटीज की बात करें तो कास्ट इनइक्वालिटीज की बात करें तो हेरिडेटरी ऑक्यूपेशनल डिवीजन है विच इज सैंक्शनड बाय रिचुअल्स। तो कास्ट हमारे सोसाइटी में कैसे आई है? इट इज देयर सिंस द सिस्टम ऑफ हेरिडेटरी ऑक्यूपेशनल डिवीजन वाज प्रेवलेंट। हेरिडेटरी ऑक्यूपेशनल डिवीजन होता क्या है? तो ऑक्यूपेशन का ना एक डिवीजन हो गया है कि जैसे आप देखते हैं ना मटके बनाने वाला जो कुम्हार होता है, तो कुम्हार का बच्चा क्या करेगा? पहले ऐसा था कि कुम्हार का बच्चा भी कुम्हार ही बनेगा, वो भी मटके ही बनाएगा। जैसे लकड़ी बनाने वाला जो कारपेंटर होता है जिसको बाड़ी कहा जाता था, ठीक है, तो लकड़ी बनाने वाले, लकड़ी के फर्नीचर बनाने वाले का बच्चा क्या करेगा? वो भी लकड़ी बनाएगा। कटिंग करते हैं जिसे क्या कहा जाता है, जैसे बार्बर, तो एक कास्ट होगी जैसे नाई, तो नाई का बच्चा क्या करेगा? वो भी बाल ही काटेगा। तो पहले ऐसा हेरिडेटरी ऑक्यूपेशनल डिवीजन था जो पीढ़ी दर पीढ़ी चला आता था, एंड इट वाज सैंक्शनड बाय लॉ। ब्राह्मण है तो ब्राह्मण का बच्चा क्या करेगा? ब्राह्मण का बच्चा भी ब्राह्मण ही बनेगा, पूजा पाठ करेगा। तो पहले देयर वाज हेरिडेटरी ऑक्यूपेशनल डिवीजन व्हिच वाज सैंक्शनड बाय लॉज। और हमारी सोसाइटी में कास्ट बहुत डीपली रूटेड थी कि आपका काम आपकी कास्ट के हिसाब से, अगर आप शूद्र हो, अगर आप एक सो कॉल्ड लो कास्ट में पैदा हुए, अगर लोअर जैसे अपर कास्ट लोअर कास्ट जैसे कुछ होना नहीं चाहिए, लेकिन कुछ कास्ट को लोअर कास्ट माना जाता है, तो अगर आप एक लोअर कास्ट में जन्म लेते हो जिनका काम क्या था? साफ सफाई करने का, तो आपको भी वही नाले साफ करना है, ये सब कुछ करना है। तो देयर वाज हेरिडेटरी ऑक्यूपेशनल डिवीजन व्हिच वाज सैंक्शनड बाय लॉ इनिशियली, ठीक है। मेंबर्स ऑफ सेम कास्ट ग्रुप फॉर्म सोशल कम्युनिटीज। सेम कास्ट के लोग जो है सोशल कम्युनिटीज बनाते थे, और सोशल कम्युनिटीज बना के वो क्या करते थे? दे यूज्ड टू मेक सोशल कम्युनिटीज, एंड उन सामाजिक कम्युनिटीज के हिसाब से क्या करते थे? वो अपना जीवन यापन करते थे, ठीक है। मैरिजेस वाज विद इन द कास्ट ग्रुप्स, ठीक है। तो मैरिजेस जो है तो शादी भी वो जिस जाति का व्यक्ति वो उसी जाति में करेगा, दूसरी जाति से शादी नहीं होगी, दूसरी जाति से शादी होगी तो उसको लोग बहिष्कार कर देंगे, ये सारी समस्या होती थी,
ठीक है। साथ ही साथ क्या है, दे डिड नॉट ईट विथ मेंबर्स ऑफ अदर कास्ट ग्रुप, दूसरी कास्ट दूसरी जाति के लोगों के साथ में वो खाना नहीं खाएंगे। अपर कास्ट के लोग जो है लोअर कास्ट के लोगों से दूर रहेंगे, उनको अनटचेबल मानेंगे, ठीक है। द कास्ट सिस्टम वाज बेस्ड ऑन द एक्सक्लूजन एंड डिस्क्रिमिनेशन, और इस पूरे कास्ट सिस्टम के चलते आपको क्या देखने को मिल रहा था कि देयर वाज द सिस्टम ऑफ एक्सक्लूजन एंड डिस्क्रिमिनेशन, की एक ग्रुप जो है इसके साथ डिस्क्रिमिनेशन होता था, एक ग्रुप है जिसको बाहर ही रखा जाता था। तो दिस वाज प्रिविलेंट, ठीक है, दिस वाज प्रिविलेंट, द कास्ट सिस्टम वाज बेस्ड ऑन एक्सक्लूजन एंड डिस्क्रिमिनेशन। आउटकास्ट ग्रुप्स वर सब्जेक्टेड टू दी अनटचेबिलिटी, और जो आउटकास्ट ग्रुप है, जो बाहर की आउटकास्ट मतलब क्या हो गया, जिन कास्ट को अपने साथ कंसीडर नहीं करती थी, कुछ कास्ट अलग है, हम हमारे साथ मत जोड़िए वैसा, तो उन कास्ट को यूजुअली क्या करना पड़ता था, अनटचेबिलिटी की प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता था, ठीक है। अनटचेबिलिटी मतलब क्या है कि वही कि हम इनको छुएंगे तो हम भी खुद अशुद्ध हो जाएंगे, नहाना पड़ेगा वैसा। तो ये कास्ट के बेसिस पे इनइक्वालिटीज वर डीपली रूटेड इन आवर सोसाइटी, ठीक है। लेकिन फिर क्या हो गया ना, फिर आपको देखने को मिलता है कि विद टाइम कास्ट इनइक्वालिटीज थोड़ा थोड़ा ब्रेक डाउन हो रही। थोड़ा याद करो चीजों को, या आपके इर्द गिर्द भी आप देख रहे होंगे कि गांव जाओगे तो गांव में आपको देखने को मिलेगा कि लोग क्या है, कास्ट के बेसिस पे बहुत रिजिड होते हैं कि अरे ये मेरी कास्ट, ये उसकी कास्ट, ऐसा वैसा। लेकिन शहरों में आपको क्या पता कि आपके बाजू वाले घर में कौन व्यक्ति रहता है, उसकी कास्ट क्या है, ठीक है। तो वैसा ही सिस्टम है कुछ, कि विद टाइम क्या होने लगा, देयर इज अ पैटर्न व्हिच इज बीइंग ऑब्जर्व्ड, कि कास्ट सिस्टम जो है धीरे धीरे क्या होने लगा, कास्ट स्ट्रक्चर जो धीरे धीरे ब्रेक डाउन होने लगता है, ठीक है। कास्ट स्ट्रक्चर धीरे धीरे कमजोर होता है। कैसे कमजोर होता है कास्ट स्ट्रक्चर, तो आपको देखने को मिलता है कि दो तीन चीज होगी। सोशल रिफॉर्मर्स आए, सच एज बी आर अम्बेडकर हो गया, ज्योतिबा फुले हो गए, ईवी रामास्वामी नायकर हो गए। तो इन सोशल रिफॉर्मर्स ने आवाज उठाई कि इक्वालिटी आना चाहिए। महात्मा गांधी ने आवाज उठाई, हम नेशनलिज्म इन इंडिया वाले चैप्टर में पढ़ के नहीं, महात्मा गांधी ही हिमसेल्फ क्लीन द टॉयलेट्स टू डिग्निफाई द वर्क ऑफ भंगी। भंगी जो कम्युनिटी है, तो उस भंगी कम्युनिटी के काम को डिग्निफाई करने के लिए कि यार सुसु पॉटी तुम जा रहे हो, तुम्हारी टॉयलेट है, तुम ही साफ कर लो ना, इसमें क्या गलत है। तो ही हिमसेल्फ क्लीन टॉयलेट्स, ठीक। तो सोशल रिफॉर्मर्स ने जब ये मुद्दे उठाए, तब कहीं ना कहीं कास्ट स्ट्रक्चर, जो कास्ट इनइक्वालिटीज थी, वो थोड़ी कम हुई। फिर क्या है, कुछ कुछ बदलाव भी आए समाज में, सोशो इकोनॉमिक चेंजेस आए जिनसे कास्ट स्ट्रक्चर ब्रेकडाउन हुआ। क्या बदलाव आए समाज में, तो जैसे अर्बनाइजेशन हुआ, जब शहर बने ना, तो शहर में क्या होता है, एक क्लास होती है, एक क्लास के अंदर आप देखोगे ना, तो अलग अलग कास्ट के बच्चे एक साथ पढ़ रहे होते हैं। वहां पे कास्ट उतनी रिजिड नहीं है, आप किसके टिफिन में से खाना खा रहे हो आपको पता ही नहीं चलेगा, ठीक है। तो सोशो इकोनॉमिक चेंजेस जो आए, जब समाज में बदलाव आया, तो उन बदलाव के आने से क्या है, अर्बनाइजेशन जो हुआ, तो अर्बनाइजेशन के आने से आपको देखने को मिलता है कि चेंजेस आए, ठीक है। शहर जब बने तो शहर में आदमी जाति को छोड़ के आया अपने गांव पे। लिटरेसी एंड एजुकेशन, जब लोग पढ़ने लिखने लगे, शिक्षा लेने लगे, तो उनको समझ में आया कि कास्ट इज समथिंग व्हिच वी क्रिएटेड, ठीक है। तो कास्ट का स्ट्रक्चर जो है वो थोड़ा कमजोर हुआ। ऑक्यूपेशनल मोबिलिटी, ये टर्म भी ध्यान रखना। ऑक्यूपेशनल मोबिलिटी क्या है कि पहले क्या होता था ना, कि नाई का बच्चा है जो कटिंग करता है तो वो नाई बनेगा, ब्राह्मण का बच्चा है तो पूजा ही करेगा, ठीक है। अगर वो ये कुम्हार का बच्चा है जो मटके बनाते तो वो भी मटका ही बनाएगा। लेकिन अब क्या हो रहा है ना, अब हो सकता है कि किसी के पापा जो है वो उस कास्ट से बिलोंग करते थे जो साफ सफाई करते थे, तो अब वो आगे आने वाली पीढ़ी भी जो है वो साफ सफाई करेगी क्या, नहीं। वो आगे आने वाली पीढ़ी हो सकता है पढ़ लिख के कलेक्टर बन जाए। अब तुम उसको बोल के दिखाओ कि तुम तो अनटचेबल हो, तुम्हारे पापा तो साफ सफाई करते, तुम्हारी कास्ट तो ये, जेल में डाल देगा तुम्हें हो, ठीक। तो ऑक्यूपेशनल मोबिलिटी के चलते कि लोगों ने अपने हेरिडेटरी ऑक्यूपेशंस को चेंज करना शुरू किया, विद द हेल्प ऑफ एजुकेशन एंड लिटरेसी पीपल स्टार्टेड क्वेश्चनिंग द कास्ट रिजिडिटीज, ठीक है। तो इस तरह से क्या है ना कि कास्ट सिस्टम ब्रेकडाउन हुआ है। और साथ ही साथ ये दो रीजन बताए मैंने तुम्हें, एक तो सोशल रिफॉर्मर्स, सोशियो इकोनॉमिक चेंजेस से कास्ट सिस्टम कम हुआ, और तीसरा क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस। जब हम डेमोक्रेसी में आए तो हमने सबसे पहले क्या किया, कास्ट के बेसिस पर डिस्क्रिमिनेशन को खत्म किया, समझे। हमने कास्ट के बेसिस पर डिस्क्रिमिनेशन को खत्म किया, कॉन्स्टिट्यूशन में अनटचेबिलिटी को बैन किया। तो दिस इज वन ऑफ द रीजन जिसके चलते कास्ट सिस्टम खत्म हुआ है। लेकिन अगेन वही वाली चीज कि क्या खत्म नहीं हुआ, बोल देंगे ब्रेक डाउन हुआ, कमजोर हुआ, लेकिन क्या पूरी तरह से खत्म हुआ, येट द कास्ट हैज नॉट डिसअपियर्ड टोटली। कास्ट सिस्टम पूरी तरह से डिसअपियर नहीं हुई है। लेकिन कैसे बोलोगे आप, तो मोस्ट पीपल मैरी विद इन देयर ओन कास्ट और ट्राइब। आज आप देख रहे हो लोग पढ़ लिख लेंगे, बहुत पैसा कमा लेंगे, समझदार हो जाएंगे, ठीक है, प्रोग्रेसिव हो जाएंगे, सब कुछ कर लेंगे, लेकिन जब शादी की बारी आएगी तो क्या करेंगे, वो शादी की बारी आएगी तो देखेंगे कि लड़का या लड़की जो है तो ये किस कास्ट का है, ठीक है। आप सबको एक होमवर्क देता हूं आपको, अगर ये समझना ना कि कास्ट सिस्टम ब्रेकडाउन तो है, लेकिन येट कास्ट सिस्टम हैज नॉट डिसअपियर्ड टोटली फ्रॉम आवर सोसाइटी। तो कैसे पता करोगे आप, आपको एक होमवर्क देता हूं कि आज सब क्लास के बाद में अभी जाना अपने पापा मम्मी के पास में और बोलना कि पापा मम्मी
मुझे तुमसे एक बात कहनी है, क्या कि मैंने एक लड़की को पसंद कर लिया है, लड़के को पसंद कर लिया है, मेरी शादी करवा दो, करवा देना, लेकिन वो अपनी कास्ट का नहीं, अपने से नीची कास्ट का है, तो क्या तुम्हारे घर वाले तुम्हारी शादी करवाएंगे? क्या तुम्हारे घर वाले जवाब देंगे? तुम्हें खुद पता चल जाएगा कि कास्ट सिस्टम जैसे आज भी कितना डीपली रूटेड है हमारी सोसाइटी में, कि डिस्पाइट द फैक्ट आपको क्या देखने को मिलता है कि डिस्पाइट द फैक्ट पीपल आर प्रोग्रेसिव, पीपल आर ऑफ द सेम इकोनॉमिक स्टेटस, लेकिन दे विल बिफोर मैरिंग समवन दे विल आस्क देयर कास्ट, ठीक है? तो कास्ट के बेसिस पे शादियां होती है। अनटचेबिलिटी हैज नॉट एंडेड कंप्लीटली, आज भी अनटचेबिलिटी पूरी तरह से खत्म नहीं हुई है, क्रूड एरियाज में, गांव में आपको देखने को मिल जाएगी, ठीक है? सर्टेन ग्रुप्स स्टिल लैग बिहाइंड, क्यों? क्योंकि कास्ट कंटिन्यूज टू बी क्लोजली लिंक्ड विद इकोनॉमिक स्टेटस। तो जो कुछ कास्ट है, कुछ कास्ट के लोग आपको अमीर ही मिलेंगे क्योंकि वो हेरिडिटरी अमीर चले आ रहे हैं, उनके पास पैसा था, और कुछ कास्ट के लोग हैं जिनके प्रॉपर्टीज नहीं है, तो वो आज भी वंचित हैं प्रॉपर्टीज से, आज भी उनके पास रिसोर्सेज नहीं है। तो कास्ट इज क्लोजली रिलेटेड टू इकोनॉमिक स्टेटस, कि कुछ लोगों का इकोनॉमिक स्टेटस अगर हाई दिख रहा है तो वो सर्टेन कास्ट का ही है, ठीक है? ऐसा रहता है। आ जाओ, कास्ट इनइक्वालिटी वाली चीज समझ में आई? मरवाओगे क्या सर? ऐसा नहीं पूछूंगा मैं घर पे, ठीक है? भैया मम्मी चप्पल से मार रही है बहुत तेज। ठीक है, क्लियर हुआ? एक बच्चे क्या लिख रहा है, सर मैं तो कास्ट वाला ही लड़का देख रहा हूँ। लड़का देख रही हूँ मतलब। ठीक है, आज का होमवर्क कैंसिल नहीं, अबे होमवर्क करके आना है। चलो, कास्ट इन पॉलिटिक्स एंड पॉलिटिक्स इन कास्ट, एक कहानी सुनाता हूं मैं आपको बबलू की, एक बार में समझ में आ जाएगा। बबलू इन कार एंड कार ऑन बबलू। बबलू बबलू बबलू, देखो भाग रहा है बबलू। तो ये टॉपिक में बच्चे कंफ्यूज होते हैं, एक टॉपिक अभी कास्ट इन पॉलिटिक्स पढ़ोगे, एक टॉपिक पढ़ोगे पॉलिटिक्स इन कास्ट, तो इसमें दोनों टॉपिक्स में कंफ्यूज होते हैं बच्चे। तो जो एग्जांपल में दे रहा हूं ना, कार बबलू, ठीक है, बबलू इन कार एंड कार ऑन बबलू, ठीक है? इसको ऐसे ही समझ लो आप, क्या कि कास्ट इन पॉलिटिक्स एंड पॉलिटिक्स इन कास्ट, ठीक है? तो बबलू इन कार एंड कार ऑन बबलू, पॉलिटिक्स इन कास्ट एंड कास्ट इन पॉलिटिक्स, ठीक है? तो अब देखो क्या है कहानी, कहानी समझना यहां पे बहुत अच्छे से। कहानी क्या है कि जब बबलू कार के अंदर होगा तो बबलू कार को स्टीयरिंग को पड़ा पड़ा घुमा घुमा दे रहा हो, बबलू कार को नचा दे रहा है, लेकिन जब बबलू बाहर है और कार ऑन बबलू हो गई तो कार बबलू का पापड़ बना देगी, है ना? तो कुल मिला के क्या हो रहा है ना कि जो फर्स्ट वर्ड है वो डोमिनेट कर रहा है। ऐसे समझ में आ गया? जब बबलू इन कार है तो बबलू तो कार को नचा रहा है, और जब कार ऑन बबलू हो गई तो कार ने बबलू को नाचने लायक नहीं छोड़ा, ठीक? तो फर्स्ट वर्ड डोमिनेट कर रहा है ना। ये एक एग्जांपल दे रहा हूं मैं तुम्हें। अब दोनों टॉपिक को समझना तो ऐसे समझ लो, कास्ट इन पॉलिटिक्स मतलब क्या है कि फर्स्ट वर्ड कास्ट है, तो कास्ट कैसे पॉलिटिक्स में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, कास्ट कैसे पॉलिटिक्स को इन्फ्लुएंस करती है, वो समझ रहे हैं अपन कास्ट इन पॉलिटिक्स में। और पॉलिटिक्स इन कास्ट जब टॉपिक समझते हैं अपन, तो इसमें अपन ये देखते हैं कि हाउ पॉलिटिक्स इज बीइंग प्लेड विद द कास्ट, ठीक है? पॉलिटिक्स कैसे कास्ट को खराब करती है, वो चीज है। कितना बच्चों को एक बार में समझ में आ गया? बताओ बताओ। बबलू रेस्ट इन पीस है सर, ये समझ आया मुझे तो। बबलू मेरे मामा का नाम है सर, मत करो प्लीज। अब तो तुम पर्सनल क्यों ले रहे हो, एग्जांपल ले लो ना एक बस। क्लियर हुआ? बोथ आर नॉट सेम। कास्ट इन पॉलिटिक्स में कि हाउ कास्ट इज इन्फ्लुएंसिंग पॉलिटिक्स, और पॉलिटिक्स इन कास्ट में हाउ पॉलिटिक्स इज इन्फ्लुएंसिंग कास्ट। पॉलिटिक्स कैसे कास्ट को तोड़ रही है,
और यहां पे कास्ट कैसे पॉलिटिक्स को तोड़ रही है, पॉलिटिक्स खेल रही है। ठीक है, आ गया समझ में, आ गया ना। अरे यार इससे इजी एग्जांपल और क्या दूं मैं, बताओ तुम। ये मेरा, इसको पेटेंट करवा लूं मैं, ये बहुत दिमाग लगा के मैंने एग्जांपल बनाया था बच्चों एक बार में समझ में आ जाए। ठीक है, क्लियर हुआ? मतलब अभी अभी और टॉपिक पढ़ेंगे तब और समझ में आएगा। कुल मिला के थिंग इज कि जो पहला वर्ड रहता है ना, पहला वर्ड डोमिनेट कर रहा है। जब बबलू कार में, तो बबलू डोमिनेट कर रहा है, कार का स्टीयरिंग एक हाथ से घुमा रहा है, एक हाथ बाहर है, ऐसा चश्मा लगा रहा है, निकाल रहा है, सब कर रहा है। और लेकिन जब कार बबलू के ऊपर आ गई तो बबलू चित है। ठीक है, बबलू रेस्ट इन पीस हो गए। तो अब वैसे अगर अपन देखें कास्ट इन पॉलिटिक्स वाली चीज, तो कास्ट इन पॉलिटिक्स क्या कह रही है बाबू, कि कैसे कास्ट एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है पॉलिटिक्स में। तो कास्टिज्म इज बेस्ड ऑन द फॉल्स बिलीफ दैट कास्ट अलोन डिफाइन सोशल कम्युनिटी एंड शेयर्ड इंटरेस्ट, दो इन रियलिटी इट इज ओनली वन पार्ट ऑफ सोशल लाइफ। तो कास्ट इन पॉलिटिक्स की जब अगर हम बात कर रहे हैं तो ये माना जाता है कि कास्ट जो है वो पॉलिटिक्स में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, लेकिन ये हकीकत से परे है। अभी अपन देखेंगे हकीकत से कैसे परे है। और आप ऐसा कैसे बोल सकते हो कि कास्ट जो है पॉलिटिक्स में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, तो उसके यहाँ पे 3 पॉइंट्स हैं। क्वेश्चन ऐसे ही बनता है कि हाउ कास्ट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन पॉलिटिक्स, एक्सप्लेन विद 3 पॉइंट्स, है ना। 3 नंबर का क्वेश्चन आ गया। तो आपको पता चल रहा है कि जब भी क्या होता है ना, पॉलिटिक्स में किसी भी जगह टिकट दी जाती है किसी कॉन्स्टिट्यूएंसी में, मान लो इस क्षेत्र में चुनाव होना है, किसको चुनाव की टिकट दे, बीजेपी भी सोच रही, कांग्रेस भी सोच रही है। तो बीजेपी ने देखा कि यार यहाँ पे तो है ना यादव कास्ट के लोग ज्यादा हैं, अच्छा तो यादव को टिकट दे देते हैं, समझ में आया, किसी यादव कैंडिडेट को टिकट दे देते हैं। तो कास्ट कंपोजिशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसी सीन ड्यूरिंग द टिकट डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये एक चीज है जो प्रूव करती है कि कास्ट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन पॉलिटिक्स। कि आप टिकट देने से पहले कास्ट देखते हो कि उस जगह पे कौन सी कास्ट के लोग ज्यादा है। इससे क्या चुनाव जीत जाएगा, जीतेगा नहीं, लेकिन यह आपको समझाता है कि कैसे कास्ट एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। हाउ कास्ट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, व्हाट माय पॉइंट, हाउ कास्ट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, वो आपको देखने को मिलता है। सेकंड क्या है, कास्ट के बाद में अपील्स आर मेड टू द कास्ट सेंटिमेंट्स। कैसे कास्ट पॉलिटिक्स में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, तो चुनाव के समय पे ना कास्ट सेंटिमेंट्स पे अपील की जाती है। कास्ट सेंटिमेंट्स मतलब क्या है कि चुनाव लड़ने से पहले ऐसा देखा जाता है कि अगर राजस्थान में चुनाव लड़े जा रहे हैं तो जय महाराणा प्रताप के नारे लगाए जाते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि राजस्थान में राजपूत कम्युनिटी का वोट ज्यादा है, तो जय महाराणा प्रताप के नारे लगवाओ। महाराष्ट्र में चुनाव लड़ना है तो बोलेंगे छत्रपति शिवाजी महाराज की जय, क्यों, क्योंकि उन्हें पता है कि हमें मराठा कम्युनिटी के वोट चाहिए, है ना। तो कास्ट सेंटिमेंट्स को यूज किया जाता है टू गेन वोट इन पॉलिटिक्स। तो दिस इज हाउ कास्ट प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन पॉलिटिक्स। समझे, ऐसे कास्ट एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है पॉलिटिक्स में। समझ पा रहे हो। तीसरी चीज जैसे क्या है, यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी हैज ब्रॉट न्यू कॉन्शियसनेस अमंग ऑल कास्ट ग्रुप्स। अब हर कास्ट ग्रुप को पता है कि अगर वो कास्ट एक साथ आएगी तो उनकी कास्ट के लिए पॉलिटिकल पार्टीज को झुकना पड़ेगा। तो जब से यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी आई है, मतलब 1 पर्सन 1 वोट वाला सिस्टम आया ना, तो चाहे छोटी कास्ट भी हो, छोटी कास्ट के लोगों को पता है कि अगर हम सब हमारी कास्ट को एक साथ ग्रुप बना के किसी पॉलिटिकल पार्टी के सामने जाएंगे तो पॉलिटिकल पार्टी हमारे बारे में सोचेगी और हमें मतलब सारी कास्ट कम्युनिटीज के बीच में एक न्यू कॉन्शियसनेस आ गई है कि सबका वोट इक्वल है ना। तो चाहे छोटी कास्ट हो, बड़ी कास्ट हो, कोई भी हो, हर कास्ट जो है वो अपने कास्ट के साथ जाती है कि हमारे कास्ट के बारे में इस लीडर का क्या मानना है, ऐसा हमारी कास्ट के बारे में इस लीडर का क्या मानना है, उस हिसाब से निर्णय लिया जाएगा। समझे, ऐसा रहता है। तो इज दैट क्लियर, जल्दी बताओ, क्या ये समझ में आया। कास्ट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। एक बच्चा बोल रहा है स्टूडेंट्स ऑन दिगराज सर एंड दिगराज सर ऑन स्टूडेंट्स। दोनों ही केस में बेटा दिगराज से डोमिनेट कर जाएंगे, आया बड़ा, है ना। तो कास्ट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन पॉलिटिक्स। तो अब जब आप देख रहे हो कि कास्ट इतना जब महत्वपूर्ण रोल प्ले करती है, तो आर इलेक्शंस ऑल अबाउट कास्ट ओनली। तो क्या मतलब इलेक्शन सिर्फ कास्ट तक ही सीमित रहते हैं, लेकिन नहीं, नो, अलोंग विद कास्ट अदर फैक्टर्स आल्सो मैटर्स। तो कास्ट डू प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, बट इलेक्शंस आर नॉट ऑल अबाउट कास्ट ओनली। सिर्फ कास्ट ही महत्वपूर्ण रोल प्ले करती है, ये बात गलत है। और ये कैसे कह सकते हो आप, तो जैसे आपको देखने को मिल रहा है कि नो कॉन्स्टिट्यूएंसी हैव मेजॉरिटी ऑफ अ सिंगल कास्ट। अगर मान लो आप टिकट देने से पहले कास्ट का कंपोजिशन देखते भी हो, तो देश में कोई भी एक कॉन्स्टिट्यूएंसी ऐसी नहीं है जहां पे सिर्फ एक ही कास्ट की मेजोरिटी हो, ठीक है। तो कोई भी एक ऐसी कॉन्स्टिट्यूएंसी नहीं है जहां पे सिर्फ एक ही कास्ट डोमिनेट करती है। दूसरी, अगर आपने मान लो कि एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में देखा कि यादव कम्युनिटी के लोग ज्यादा है और यादव के लीडर को टिकट दे दिया आपने, तो दूसरी कम्युनिटी के लोग भी तो हैं, जरूरी थोड़ी कि वो भी उसी को वोट देंगे,
है ना, तो कोई एक कम्युनिटी की कहीं भी किसी भी कॉन्स्टिट्यूएंसी में मेजोरिटी नहीं है। नो नो पार्टी विंस द वोट ऑफ ऑल द वोटर्स ऑफ अ कास्ट और कम्युनिटी। और अगर मान लो कि जैसे एक एग्जांपल सपोज ले लेते कि एक कॉन्स्टिट्यूएंसी वहां पे राजपूत कम्युनिटी के वोट ज्यादा है और पॉलिटिकल पार्टी ने मुझे वोट दे दिया और मुझे टिकट दे दी, बोल दी कि ये दिगराज सिंह राजपूत है तो सारे वोटर्स इनको वोट देंगे। हो सकता है कुछ राजपूत किसी दूसरे कैंडिडेट को वोट दे, मैं क्या लगता हूं उनका, सिर्फ कास्ट के बेसिस पे मुझे क्यों वोट दे देंगे, समझ में आया। तो ऐसा नहीं हो सकता कि एक पार्टी उस वोटर के मतलब एक कास्ट के सारे वोट्स जीत ले, ठीक है, ये भी एक चैलेंज होता है, ये एक लिमिटेशन होती है। इसीलिए हम कह रहे हैं कि अलोंग विद कास्ट अदर फैक्टर्स आल्सो मैटर्स। हो सकता है कि जैसे मान लो मेरा फिर तीसरा एग्जांपल समझाता हूं, मेनी मेनी पार्टीज पुट अप द कैंडिडेट्स फ्रॉम द सेम कास्ट। बीजेपी ने देखा कि यार, बीजेपी ने क्या देखा कि इस क्षेत्र में जाट कम्युनिटी के लोग ज्यादा हैं, तो अपन टिकट है ना किसी जाट कैंडिडेट को देते हैं, ठीक है, जाट 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 भाई हो जाएंगे। लेकिन लेकिन आपको क्या देखने को मिलता है कि कांग्रेस भी खाना खाती है, उनका भी दिमाग चलता है, उन्होंने देखा कि अगर जाट कम्युनिटी के लोग ज्यादा हैं तो कांग्रेस ने भी टिकट जाट लीडर को ही दे दी। अब जाट बेचारा परेशान, आधा आधा वोट दे दूं क्या, दोनों जाट भाई है, समझ में आ रही मेरी बात। तो दिस में ऑल्सो हैपन कि अगर आप कॉन्स्टिट्यूएंसी कास्ट देख के टिकट दे रहे हो तो डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज में पुट अप दी कैंडिडेट ऑफ द सेम कास्ट के कैंडिडेट को पॉलिटिकल पार्टीज टिकट दे सकती है। अब आदमी, एक ही आदमी कितनों को वोट देगा, दोनों ही उसके कास्ट के हो गए। ऐसा कास्ट कम्युनिटीज आर नॉट फ्रोजन इन देयर वोटिंग पैटर्न्स बिकॉज द रूलिंग पार्टीज एंड द सिटिंग एमपीज और एमएलएस फ्रीक्वेंटली लॉज। और अगर लोग क्या करते हैं ना, अगर लोग सिर्फ कास्ट के बेसिस पे वोट देते तो किसी भी एक क्षेत्र में उस कास्ट के लोग खत्म तो हो नहीं रहे, तो हमेशा वही कास्ट का व्यक्ति जीतते रहना चाहिए था फिर तो। लेकिन आपको क्या देखने को मिलता है कि अलग अलग जो जीते हुए लोग हैं वो हारते भी हैं और नए लोग भी जीत के आते हैं। मतलब लोग अपना वोटिंग पैटर्न जो है वो चेंज करते हैं, दे आर नॉट फ्रोजन इन देयर वोटिंग पैटर्न। सिर्फ ऐसा नहीं कि कास्ट देख के वोट देते हैं। तो ये पॉइंट्स प्रूव करते हैं कि कास्ट इन पॉलिटिक्स इज देयर, क्योंकि कास्ट के हिसाब से ये वोट टिकट वगैरह सब मिलता है, कास्ट सेंटिमेंट्स अपील किए जाते हैं, बट सिर्फ कास्ट के हिसाब पे ही चुनाव लड़ा जाता है, तो ये पॉइंट गलत है, समझ गए। सिर्फ कास्ट के हिसाब पे ही चुनाव लड़ा जाता है तो दिस पॉइंट इज रॉन्ग। क्लियर हुआ बस बेटा, लास्ट टॉपिक है, आप पॉलिटिक्स ज्वाइन करो, हम आपको वोट देंगे। मैं कहीं नहीं कर रहा पॉलिटिक्स ज्वाइन, ठीक है। जनता जो होती ना, ये जनता इतनी ज्यादा, कौन सा शब्द इस्तेमाल करूं, ये जनता इतनी ज्यादा पलटती है ना, दोगली होती है कि चुनाव के समय क्या होता है ना कि 2000 रुपए में वोट बिके जाते हैं, तो यू कैन नॉट ट्रस्ट। और ये पॉलिटिकल मैच्योरिटी इन दी मासेस, मतलब जनता के अंदर पॉलिटिकल मैच्योरिटी आने में भी 50 साल लग जाएंगे, दिस इज द फैक्ट, अभी बहुत समय लग जाएगा। क्योंकि मैंने बहुत क्लोजली देखा इस बार, जैसे मैं बिहार इलेक्शन में गया था तो मुझे समझ में आया, सोशल ब्रेन्स वाले चैनल पे वीडियो देखा है कि बड़ा कठिन पेच है भैया ठीक है, जनता किसी की नहीं होती है। क्लियर हुआ? क्लियर हो गया? अब अपन आते हैं क्या, बबलू इन कार तो हो गया, कार ऑन बबलू हो गई है, अब पॉलिटिक्स इन कास्ट। तो अब पॉलिटिक्स वर्ड डोमिनेट कर रहा है कि हाउ पॉलिटिक्स इज प्लेड विद कास्ट, है ना। तो देखो, पॉलिटिक्स टू इन्फ्लुएंस कास्ट सिस्टम, इट इज नॉट पॉलिटिक्स दैट गेट्स कास्ट रिडन, इट इज द कास्ट दैट गेट्स पॉलिटिसाइज्ड, ठीक है। हमेशा ऐसा नहीं है कि इट इज नॉट द पॉलिटिक्स दैट गेट्स कास्ट रिडन, की पॉलिटिक्स में कास्ट बहुत इंपॉर्टेंट हो गई है कि कास्ट जो है वो इन्फ्लुएंस कर रही है पॉलिटिक्स को, जो अपन ने पहले पढ़ा टॉपिक। कभी कभी ये भी होता है, इट इज द कास्ट दैट गेट्स पॉलिटिसाइज्ड, मतलब कास्ट के साथ पॉलिटिक्स खेल दी जाती है। कास्ट के साथ कैसी पॉलिटिक्स खेल दी जाती है सर, पॉलिटिक्स कैसे होती है कास्ट में, तो देखो इट कैन टेक वेरियस फॉर्म्स। कैसे वेरियस फॉर्म्स, तो आपको देखने को मिला है कि पॉलिटिक्स ऐसे खेली जाती कास्ट में कि डिफरेंट कास्ट ग्रुप्स ट्राइज टू बिकम बिगर बाय इनकॉर्पोरेटिंग सब कास्ट। जैसे दिख रहा है कि यार ये तो ये वाले ब्राह्मण है, ये तो ये वाले ब्राह्मण है, आपस में शादी नहीं करते, तो वो वाले ब्राह्मण है, ये तो वो वाले ब्राह्मण है, अपर वाले ब्राह्मण है, लोअर वाले ब्राह्मण है, ब्राह्मणों में भी बहुत सारी कैटेगरी है। तो एक नेता आया जिसने दिमाग चलाई, पॉलिटिक्स चलाई कास्ट के साथ में, क्या उसने बोल दिया, अखिल भारतीय ब्राह्मण समाज के लोगों को मैं बताना चाहता हूं, सारे ब्राह्मणों के वोट उसने अपने तरफ खींच लिए, ठीक है। क्यों? क्योंकि उसने क्या करा, डिफरेंट डिफरेंट कास्ट ग्रुप्स को एक साथ लाके एक बिगर यूनिट बनाने की कोशिश कर दी। तो दिस इज हाउ पॉलिटिक्स इज प्लेड विद द कास्ट। जैसे क्या है, जैसे जाट कास्ट अलग है, राजपूत कास्ट अलग है, ठीक है, तो ये क्या है, ये अलग अलग कास्ट हो गई। लेकिन क्या बोल दिया कि सारी क्षत्रिय समाज जो है,
क्षत्रिय समाज में राजपूत भी खुश हो रहे हैं, जाट भी खुश हो रहे हैं, सब खुश हो रहे हैं, ठीक है। हाँ, लड़ने वाली जो कास्ट थी वो सारी क्षत्रिय समाज में आ गई। क्लियर हो रहा है? तो एट टाइम्स कास्ट ग्रुप्स ट्राइज टू बिकम बिगर बाय इनकॉर्पोरेटिंग सब कास्ट ग्रुप्स, एंड दिस इज हाउ पॉलिटिक्स इज प्लेड विद द कास्ट। दिस इज हाउ कास्ट गेट्स पॉलिटिसाइज्ड। समझे? सिंपल। अलग अलग क्या आपको वेरियस कास्ट ग्रुप के उसमें कोलिजन देखने को मिल जाएगा चुनाव के समय। क्या होता है उत्तर प्रदेश में चुनाव होते हैं जब दलित मुस्लिम यूनिटी आ जाती है। दलित मुस्लिम यूनिटी, दलित अपने आप में एक अलग कास्ट ग्रुप्स हो गए, मुस्लिम अपने आप में एक अलग रिलीजन हो गया, लेकिन चुनाव में क्योंकि अपने को वोट बैंक बड़ा करना तो दलित और मुस्लिम यूनिटी देखने को मिल जाती है। जैसे आप देखो कि समाजवादी पार्टी वगैरह या फिर बहुजन समाजवादी पार्टी और मुस्लिम पार्टीज में कोलिजन देखने को मिलता है। क्यों? क्योंकि वो ऐसी पॉलिटिक्स खेल के अपने कास्ट ग्रुप को बढ़ा पाए, अपने वोट बैंक को बढ़ा पाए। तीसरा, इमरजेंस ऑफ न्यू कास्ट ग्रुप इन पॉलिटिकल एरेना, बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड कास्ट। अब एक कास्ट को बोले, दूसरी कास्ट को पकड़े, किसको छोड़े किसको पकड़े, तो इससे बेटर क्या है कि नई कास्ट ग्रुप ही बना दी कि बैकवर्ड कास्ट। एक बार जब मैं बैकवर्ड कास्ट बोल रहा हूं तो मैंने बहुत सारी जो वो कास्ट जिनको बैकवर्ड माना जा रहा है उन सबको एड्रेस कर दिया। मैंने जब बोल दिया फॉरवर्ड कास्ट तो मैंने एक साथ में बहुत सारी कास्ट ग्रुप्स को एक साथ ले आया। तो नए नए कास्ट ग्रुप्स ही बना देते हैं, ऐसी पॉलिटिक्स खेलते हैं। बताओ, शर्म है? कुछ हया बची है? ठीक है। तो दिस इज हाउ पॉलिटिक्स इज प्लेड विद द कास्ट। तो दिस इज हाउ पॉलिटिक्स प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन कास्ट। अब अगर हम बात करें तो अरे जेंडर एंड पॉलिटिक्स नहीं है, कास्ट एंड पॉलिटिक्स है। कास्ट एंड पॉलिटिक्स की अगर बात करें तो कास्ट एंड पॉलिटिक्स के पॉजिटिव ये है कि जो डिसएडवांटेज कम्युनिटीज है ना, जो एक समय पे जैसे पिछड़ा रहा, तो अब क्या है कि जब पॉलिटिक्स में आपको पता है, जैसे बताया यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी के चलते अब तो सारी कास्ट ग्रुप इंपॉर्टेंट है, तो आप किसी कास्ट को छोड़ नहीं सकते हो। तो वो कास्ट ग्रुप जिनको पहले कभी इक्वल ट्रीटमेंट नहीं मिला, जिनके साथ डिस्क्रिमिनेशन हुआ, तो उन्हें मौका मिलता है आगे आने का, अपनी बात रखने का, बराबरी से लड़ने का। और नेगेटिव यही है कि इट कैन डाइवर्ट अटेंशन फ्रॉम अदर प्रेसिंग इश्यूज, जैसे जो इंपॉर्टेंट इश्यूज है पॉवर्टी, डेवलपमेंट, करप्शन, इसका ध्यान छोड़ के लोग क्या करते हैं, फोकस करने लगते हैं बस यार जाट, राजपूत, ब्राह्मण, क्षत्रिय और ये और तो वो दिक्कत वाला काम हो जाता है। ठीक है, क्लियर हुआ? इस सवाल का जवाब दीजिए मेरे दोस्त इसी बात पे। छुट्टी कर रहा हूं, बस कर रहा हूं। ठीक है, सर वो 1500 रुपए नहीं दिया आपने। मनी एंड क्रेडिट चैप्टर खत्म हो गया, रात गई बात गई। पॉलिटिकल पार्टीज इन इंडिया आर अलाउड टू अपील votes on the basis of caste and religion. Caste continues to influence political decisions like candidate selection and voting pattern. The constitution prohibit any kind of discrimination based on the caste or religion. All state inequalities, all caste inequalities have been eliminated in modern India. ये वन इसके अंदर है बाबू। हाँ, करेक्ट क्या है ये बताना है। करेक्ट क्या है बताना है। क्या आया पोल? बस हो गया, 2 मिनट 4 मिनट। अब क्वेश्चन, होमवर्क क्वेश्चन दे रहा हूं, हो गया चैप्टर कंप्लीट। क्लियर है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। 3 2 1 टाइम अप, टाइम अप, टाइम अप। डाउट हो तो कुछ पूछ लो। तो रिजल्ट आया है और मात्र 35% बच्चों ने सही आंसर दिया है। ठीक है, क्या यार गधे बच्चे तो हो तुम थोड़े से। जैसे अगर आप देखोगे ना तो पॉलिटिकल पार्टीज इन इंडिया अलाउड टू अपील वोट, अलाउड नहीं है, वो तो कर लेते हैं, वो बात अलग है। ठीक है, कास्ट कंटिन्यूज टू इन्फ्लुएंस पॉलिटिकल डिसीजन लाइक कैंडिडेट सिलेक्शन एंड वोटिंग पैटर्न्स। यस, इंपॉर्टेंट है। कॉन्स्टिट्यूशन प्रोहिबिट एनी काइंड ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। हाँ, अब अगर ये स्टेटमेंट सही है तो ये तो अपने आप सही हो ही नहीं सकता है, थोड़ा तो लॉजिक लगाओ। तो 2 और 3 सही है, 4 वाला फिर गलत है। अभी कास्ट इनइक्वालिटीज खत्म नहीं हुई, अभी बहुत समय है, तो बी इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अब देखो इस चैप्टर के जितने भी कीवर्ड्स हैं, सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर, पेट्रियार्कल सोसाइटी, फेमिनिस्ट, फैमिली लॉज, इक्वल रेम्युनरेशन एक्ट, कम्युनलिज्म, वुमेन रिजर्वेशन एक्ट, सेक्युलरिज्म, अर्बनाइजेशन, कास्ट हायरार्की क्या है, हेरिडेटरी ऑक्यूपेशनल डिवीजन क्या है, ऑक्यूपेशनल मोबिलिटी क्या है, वोट बैंक क्या है, कास्टिज्म क्या है, सब दे दिया है।
कुछ होमवर्क क्वेश्चंस हैं एमसीक्यूज के और कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चन है। अब सुनना मेरी बात बहुत अच्छे से, मैं बता रहा हूं। जो स्टार्टिंग में विमेन वाला पार्ट है, तो विमेन वाले पार्ट में कि विमेन जो है, विमेन इन इंडिया स्टिल लैग बिहाइंड, जैसे अगर आप देखेंगे विमेन स्टिल लैग बिहाइंड मेन डिस्पाइट सम इंप्रूवमेंट्स, तो वो कौन कौन से एरियाज है जहां पे विमेन पीछे रह गई है। तो आप वही पूरे चारों पांचों पॉइंट लिख देंगे कि एजुकेशन में पीछे रह गई महिलाएं, ध्यान आ रहा है। आप देखोगे तो वेजेस में, मतलब उनको क्या कह सकते हो कि दे आर अनपेड, या फिर उनका काम जो है उसको अनरिकॉग्नाइज रहता है। सैलरी जो है बराबर नहीं मिलती है, सैलरी में डिस्क्रिमिनेशन है। सेक्स रेशियो में पीछे रह गई महिलाएं, ठीक है। फिर दूसरा क्या है, डोमेस्टिक वायलेंस वगैरह, ये सारी चीजें घर के अंदर ही उनको ये फेस करना पड़ रहा है, ठीक है। तो मल्टीपल प्रॉब्लम जो वुमेन फेस करती है। तो ऐसे 5 पॉइंट बना के आप आंसर लिख सकते हो। स्टेटस ऑफ विमेन रिप्रेजेंटेशन, विमेन रिप्रेजेंटेशन बहुत कम है, इसको सुधारने के लिए पहले 1/3 रिजर्वेशन विमेन का लोकल गवर्नमेंट पे था। नारी शक्ति वंदन अधिनियम एक्ट जो है, विमेन रिजर्वेशन एक्ट जो है, उसके चलते अब वहां पे भी लिया है। तो ये 3 पॉइंट आप लिख सकते हो। विमेन हो गया। सेक्युलरिज्म, और या फिर सेक्युलरिज्म वाला टॉपिक फेवरेट है, एग्जाम में आते ही है। 3 फीचर्स क्या है जो इंडिया को एक सेक्युलर कंट्री बनाते हैं, इस पे आंसर लिखना, ठीक है। तो जैसे आप बोलते हैं नो ऑफिशियल रिलीजन, स्टेट कैन इंटरवीन, पीपल हैव फ्रीडम टू फॉलो एनी रिलीजन और नॉट टू फॉलो एनी रिलीजन, ऐसे 3 पॉइंट लिख दो। 3 नंबर का क्वेश्चन है ना, 3 का ही है, हाँ 3 का ही है, लिखा नहीं नंबर यहाँ। फिर क्या है, डिस्क्राइब एनी 3 प्रॉब्लम्स ऑफ कम्युनलिज्म। प्रॉब्लम्स क्या है कम्युनलिज्म की, तो आप बताएंगे इंडियन पॉलिटिक्स में कम्युनलिज्म जो वेरियस फॉर्म्स ले सकती है। जैसे आपको देखने को मिल रहा है कि स्टीरियोटाइप्स बनाते हैं लोग, कम्युनल वायलेंस हो जाते हैं, वो तो लास्ट में लिखना, ठीक है। कम्युनल माइंड ऑफन सीक पॉलिटिकल डोमिनेशन, यूज ऑफ कह सकते हैं पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन ऑफ पीपल ऑन द बेसिस ऑफ कम्युनल लाइंस। तो वो जो 4 पॉइंट थे वो लिखेंगे अपन यहाँ पे, ठीक है। हाउ कैन कास्ट टेक सेवरल फॉर्म इन पॉलिटिक्स, कास्ट जो है अलग अलग फॉर्म कैसे ले सकती है पॉलिटिक्स में, क्या लिखोगे। कास्ट इन पॉलिटिक्स के बारे में लिखना, कास्ट कैन टेक सेवरल फॉर्म्स इन पॉलिटिक्स, ठीक है। तो उसके बारे में लिखेंगे विद एग्जांपल कि नहीं, कास्ट कैन टेक सेवरल फॉर्म्स इन पॉलिटिक्स, ये इसमें, हाँ अच्छा क्वेश्चन, बहुत बढ़िया क्वेश्चन। इसमें क्या लिखोगे, हाउ कैन कास्ट टेक सेवरल फॉर्म्स इन पॉलिटिक्स, कास्ट अलग अलग फॉर्म कैसे लेती है पॉलिटिक्स में, बताओ, ठीक है बताओ। हाउ कैन कास्ट टेक वेरियस फॉर्म इन पॉलिटिक्स, क्या लिखोगे इसमें, जल्दी बताओ, अच्छा क्वेश्चन है। डर गया सर मैं, अबे बता दो जल्दी। लीडर बोर्ड पढ़ रहा हूं, हाँ। लीडर बोर्ड आया ही नहीं पिछले वाले का, नो लीडर बोर्ड फाउंड दिखा रहा है। थर्ड वाले क्वेश्चन का आया ही नहीं। जल्दी बताओ। आई डोंट नो सर। बाबू, कास्ट, हाउ कैन कास्ट टेक सेवरल फॉर्म इन पॉलिटिक्स, तो अब आपको क्या देखना है कि कास्ट अलग अलग फॉर्म क्या ले लेती है। तो वो पॉलिटिक्स इन कास्ट वाला है, ये वाला, ये देखो, ये वाला क्रिस वाला पॉलिटिक्स इन कास्ट। तो जैसे आप देखना है कि इट इज कास्ट दैट गेट्स पॉलिटिसाइज्ड, तो कास्ट जो है कैसे कैसे डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म लेती है, तो आपको पॉलिटिक्स इन कास्ट के कंटेक्स्ट में लिखना है। वो पूछ रहे हैं ना कास्ट के क्या क्या फॉर्म बन जाते हैं, तो सेवरल कास्ट कम टुगेदर मेक्स अप अ बिगर कास्ट, सब कास्ट ग्रुप्स जुड़ जाते हैं, ठीक है। कोलिजन ऑफ डिफरेंट डिफरेंट कास्ट जो आपको देखने को मिल जाता है इन दी पॉलिटिक्स। तो ये पॉलिटिक्स इन कास्ट के आंसर का पॉइंट लिखना रहेगा इसमें, ठीक है। पॉलिटिक्स इन कास्ट लिखना रहेगा। हाउ कैन कास्ट टेक सेवरल फॉर्म्स, क्लियर हुआ, पॉलिटिक्स इन कास्ट जाएगा। कोई नहीं, क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते चीजें समझ में आएंगी और वाले चैप्टर की। चलो, अब ये हो गया, सॉल्व करके आना इसको। विल सी यू ऑल टुमारो, कल मिलते हैं। तो कल अपन उठाएंगे ज्योग्राफी का चैप्टर वाटर रिसोर्सेस, ठीक है बच्चों। कोई डाउट तो नहीं है, डाउट हो तो बताओ प्यारे बच्चे। हम्म, चलो, पॉलिटिक्स इन कास्ट वाला लिखना रहेगा, ठीक है।